लेकिन अब यहां से आगे नए तेजी के कैंडिडेट्स क्या रहेंगे, आज आपने खास तौर से क्लोजिंग के लिए कौन से स्टॉक्स चुनने हैं, उस पर बातचीत करना शुरू करेंगे। हमारे साथ है SMIFS के शरद अवस्थी, फंडामेंटल्स पर टेक्निकल कॉल्स के लिए हम प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, शिल्पा रावत, राजेश सातपुते और राजेश पालविया से करेंगे बातचीत। 2:20 पर सेक्टर स्कैन में आज फोकस चीनी कंपनियों पर वैसे भी आया है। जिस तरह से G20 में एक बायो फ्यूल पॉलिसी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो एथेनॉल प्ले कितना और जोरदार देखने को मिलेगा, इस पर श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी को जोड़ेंगे। 2:30 बजे क्या चल रहा है में फोकस मार्केट पर ही। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, AMC कंपनियां हो या फिर एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस, जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और आंकड़े इस तेजी के पीछे क्या कह रहे हैं, सुमित उस पर डेटा लेकर आएंगे। 2:40 पर 4 का चौका हर रोज की तरह सस्ता ऑप्शन शिल्पा रावत देंगी। राजेश पालविया से समझेंगे आज FNO का सुपरस्टार। राजेश सातपुते देंगे चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडार शरद अवस्थी से लेंगे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में इनक्रेड AMC के CEO और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मृणाल सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 बजे फिर BTST या STBT ट्रेड्स पर फोकस और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी। ओके, चलिए अपने पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं और कॉल्स लेते हैं फिर। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय क्या बाय कॉल होगी? गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय जो पसंद है मुझे वो बैंकिंग क्षेत्र से, वो है एक्सिस बैंक। ट्रेड करा है 994 पर, इसका टारगेट 1000 कम से कम है, फिर 1005 भी जा सकता है, स्टॉप होगा 990 का। एक्सिस बैंक में तेजी है। 9 डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ एक्सिस बैंक प्रकाश सर का ट्रेड है। मानस आप क्या पिक कर रहे हैं? जुबिलेंट फूड में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप जुबिलेंट फूड में खरीदारी कर सकते हैं वीरेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर एक करीब 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला और ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव था, हायर टॉप से हायर बॉटम्स का ट्रेंड था। तो करंट लेवल्स पे भी आप जुबिलेंट फूड में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 539 के नीचे रहेंगे और 562 562 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है जुबिलेंट फूड में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 550 वाला कॉल ऑप्शन जो 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 10 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और 20 रुपए के टारगेट से कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए जुबिलेंट फूड 562 का टारगेट या फिर 550 का कॉल लेकर चलेंगे। तेजी वाला ट्रेड बन रहा है। राजेश सातपुते, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षद अजय एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षद अजय देखिए, मेरी नजर है अंबुजा सीमेंट पे। इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट। अगर आप प्राइस पैटर्न देखें डेली चार्ट पे, तो इट्स अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका नेकलाइन जो था करीबन 445 का था फ्यूचर में। तो ये 445 यही हमारा स्टॉप लॉस होगा नेकलाइन का। 451 करंट मार्केट प्राइस है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसका जो टारगेट बनता है दैट इज 471। चलिए, तो ये होगी राजेश जी की कॉल। शिल्पा जी को भी जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड ले रही हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी ध्यान बैंक्स में ही है और यहाँ पे कैनरा बैंक में ही है। कैनरा बैंक ऑफकोर्स आज फ्यूचर्स में ऑलरेडी 6% अप मूव है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फ्यूचर्स में मैं ट्रेड रेकमेंड नहीं करूँगी। यहाँ पे ऑप्शंस 370 का कॉल ऑप्शन रफली 7-7.5 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 4 रुपए का रहेगा। यहाँ पे टारगेट्स 11 एंड 14 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 350 पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, तो यहाँ पे सपोर्ट बेस ऊपर बढ़ते ही जा रहा है और यहाँ पे मुझे लगता है एक आराम से 10 to 15% का अपमूव आपको शायद नेक्स्ट ये सीरीज में आपको देखते हुए मिलेगा। तो ये अप्रोच करेगा रफली 400 जोन्स। तो 370 कॉल ऑप्शन बहुत ही जस्टिफाइबल ट्रेड है ये। तो कैनरा बैंक पे यहाँ पे 370 का कॉल और यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर्स की जगह कॉल्स का रिकमेंडेशन इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा काउंटर ओवरबॉट है। हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। शरद, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और अच्छा खासा मूव आज PSU बैंक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। आप देखिए अभी कैनरा बैंक का जिक्र हो रहा था। इंडिसेस ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक। आपकी अप्रोच मार्केट्स पे, आपका कन्विशन ट्रेड इस वक्त का? देखिए, जनरल अप्रोच तो हमारी यही है कि अभी भी बाजार में काफी स्टीम बाकी है। बहुत ज्यादा नर्वस होने की हमें गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। प्योरली स्टोरी बेस्ड जो चीजें हैं वहां हम ज्यादा इंटरेस्ट ना लें तो बेटर होगा इन्वेस्टर्स के लिए। जहाँ थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ हो नंबर्स की और अगले साल 2 साल की नंबर्स की, वहां फोकस ज्यादा करिए रादर देन की लॉफ्टी स्टोरीज 5-10 साल में क्या होगा उस पर। तो उस हिसाब से अगर आप चलते तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी बाजार ऐसे लेवल पे जहाँ से आपको बहुत बड़ा हिट कोई देखने को मिले। स्टॉक के हिसाब से मुझे भी PSU बैंक ही पसंद है, बैंक ऑफ बड़ौदा।
हमें लगता है डिसेंट थोड़ी बहुत करेक्शन या स्लो डाउन इन बैंक्स में हमने पिछले क्वार्टर में देखा है, बट आने वाले समय में देश का दूसरा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है। मोस्ट प्रोबेबली जो एनपीएस की प्रॉब्लम इनको हुई थी मर्जर के बाद वो काफी हद तक एड्रेस हो गई है। नेट एनपीएस 0.75-0.78% के आसपास ऑलरेडी आ गए हैं। बैंक के पास लगभग 9-9.25 ब्रांचेस हैं, 11-12 एटीएम्स हैं, और आने वाले समय में हमें लगता है कि जैसे जैसे रिटेल बुक पे बैंक का फोकस है और क्रेडिट कॉस्ट भी लगभग कंट्रोल में है, अगर ईसीएल प्रोविजनिंग्स को छोड़ देते तो लगभग 0.4% के आसपास क्रेडिट कॉस्ट आ रही थी, जो काफी अट्रैक्टिव है। हमें लगता है अगले 2 साल में रिटेल ग्रोथ जो फोकस है बैंक का, वो एक काफी डिसेंट ग्रोथ वहां पे रहनी चाहिए, प्लस कॉर्पोरेट बुक में भी ठीक ठाक ग्रोथ आनी चाहिए। तो 14-15% की एडवांसेस ग्रोथ आसानी से 2 साल में बैंक क्लॉक करेगा। इसके अलावा एनपीएस का कोई मेजर प्रेशर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कैपिटल एडिक्वेसी वगैरह एडिक्वेट है 15-15.25 के आसपास, तो वहां पे भी कोई और फर्दर फंड इन्फ्यूजन का प्रेशर है नहीं। बुक वैल्यू के हिसाब से हमें लगता है कि अगले 2 साल में आसानी से बैंक 40-50 रुपए की बुक वैल्यू ऐड कर लेगा 200 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू पे, और 2-3% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। तो 250 रुपए की बुक वैल्यू पे मुझे लगता है कंपनी बैंक को आसानी से 1.25 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 275 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो एक एक करके 2 पीएसयू बैंक्स आ गए। कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पे डे हाई, बैंक ऑफ बड़ौदा 203 पे डे हाई ट्रेड करता हुआ। अब विषय को बदलते हैं। हालांकि जो मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक आज भी श्रीलंका में बारिश है। तो अनुज, कुल मिला के इंडिया अब तक 75 ओवर खेल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजी का नामो निशान नहीं है। ये सूरत हाल वैसा ही है जैसे बचपन में जिसका बैट होता था ना, वो बैटिंग करके बैट लेके भाग जाए। ये हाल कुछ वैसा ही है। अभी तक चांसेस नहीं लग रहे। खैर, फिर भी मैं विषय को मोड़ता हूँ, एग्जैक्टली कोर विषय पे आता हूँ। लुक एट जुबिलेंट। अनुज, सुबह सुबह डिस्कशन हुआ था 5:37 पे। लुक एट यूनाइटेड स्पिरिट्स, यानी अक्टूबर की थीम जोर पकड़ती हुई है। बिल्कुल वीरो, ये हमने डिस्कस भी किया था। बिल्कुल। और वैसे एक चीज मैं कहूंगा, किसने ये सोच के श्रीलंका में मॉनसून में एशिया कप रखा? प्रॉब्लम ये हो गई है, थोड़ा ऑन अ सीरियस नोट, प्रॉब्लम ये हो गई कि कैलेंडर में अब जगह बचती ही नहीं है। सबके खुद के प्रीमियर लीग इवेंट्स होते हैं। 2 महीने हमारा आईपीएल चलता है, श्रीलंका की खुद की लीग है, बांग्लादेश की लीग है, सबकी लीग है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो टाइम बचा तो दे दिया। अब ये देखिए, ये अब ये तो खैर मतलब आप एक समझिए कि एशिया में क्रिकेट का इतना जुनून है, वरना अगर यही चीज ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में हो, ऐसे टूर्नामेंट को कोई मतलब देखना तो दूर की बात है, कोई चर्चा भी नहीं करेगा ऐसी टूर्नामेंट की, जो एकदम ऐसी मीनिंगलेस टूर्नामेंट हो, वनडे टूर्नामेंट, वो भी आप ऐसे टाइम पे कर रहे हो जिसमें मतलब कोई फैंस के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन हमारा क्या है ना, हमारे पास तो वही ऑप्शन होते नहीं है। हम तो इतने ज्यादा जुनून में होते हैं क्रिकेट के, क्रिकेट का कोई भी मैच हम तो देखेंगे। इसको बस स्क्वीज कर लिया, एडजस्ट कर लिया। अच्छा, एशिया कप को एडजस्ट कर लेंगे। इनको पता है, क्योंकि जो हमारी कोर ऑडियंस है वो अभी भी इसको लेके तैयार है। वो वीरू ने मैसेज किया, मैंने ना न्यूज रूम में बड़ी स्क्रीन पर लगा दिया। मैंने बोला वीरू रहने दो, बारिश हो जाएगी फिर से। बारिश तो कल भी मेरे दोस्त वगैरह गए थे, वो कहते कि पिज्जा वीजा भी मंगा लिया और मैच भी नहीं हुआ। तो वो आज दोबारा पिज्जा आ जाएगा, ठीक है ना। ये यही हो रहा है। मैं तो कहता हूँ इवन वर्ल्ड कप में भी हर्षदा, आप देखो टिकटें अवेलेबल नहीं होती हैं। जो होती हैं वो ऐसी होती हैं। उसके बाद आप स्टेडियम में पहुंच जाओ, इतना गंदा एक्सपीरियंस होता है स्टेडियम में जाके यहाँ इंडिया मैच देखना। तो फैंस को ट्रीट इस तरीके से किया जाता है। और प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद भी फैंस 10-10 गुना 20-20 गुना पे टिकट लेने को तैयार है। प्रॉब्लम ये है अब तो खैर नहीं, मैं टॉपिक थोड़ा भटक रहा था। लेकिन हाँ वीरू, बिल्कुल जो जुबिलेंट इसलिए भाग रहा है कि कल वाला मैच आज भी कंटिन्यू करेगा, वो सेल डबल हो जाएगी, और इसीलिए यूएसएल भी भाग रहा है। लगे हाथ वैसे जोमेटो का भी शेयर देख लेना। सारे देवयानी, जोमेटो, सब के सब भाग रहे हैं। हाँ, सारे भाग रहे हैं। और सुबह मानस ने पहले कविता जी ने कॉल पिक की थी जोमेटो की, जुबिलेंट की, फिर मेरे ख्याल से मानस ने भी पिक किया था। मानस, अभी आपका व्यू क्या कहता है जुबिलेंट पे? 547 कैरी करें इसको, और अगर कैश में कुछ देवयानी पे या फिर जोमेटो पे आपका व्यू तो वो भी प्लीज बताइएगा। देखिए, जुबिलेंट मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल दिया वीरेंद्र जी, तो वो कंटिन्यू रहेगा। 562 रुपए के टारगेट दिए हैं, तो वो व्यू अभी भी कंटिन्यू है। आपने जोमेटो की बात की, बिल्कुल जोमेटो में कि अगर हम चार्ट्स मंथली बेसिस पे देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल स्टॉक ने क्रॉस किया है। ट्रेंड इतना पॉजिटिव है, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का, कि आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द हम शायद जोमेटो में 130 रुपए तक के भाव देख सकते हैं। तो अगर हम एक पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो जोमेटो पे तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए।
₹90 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ₹130 के टारगेट सेट करिए। तो जोमेटो भी एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आज 135 का भी एक ब्रोकरेज की तरफ से व्यू बना था, तो वहां पर मोमेंटम अच्छा खासा बना है। अच्छा, पिरामिड एंटरप्राइजेस देखिएगा, ये कुछ काउंटर्स में थोड़ी बहुत तेजी आती हुई दिखाई दी है। ये स्टॉक मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते भी हमारे एक जानकार मेंशन कर रहे थे। गावा साहब, हो सके तो पीईएल पर एक व्यू दे प्लीज। 1137 के लेवल्स फ्यूचर्स में देखने को मिले हैं, 4% तक का ओआई, और जब ये स्टॉक चलता है तो वॉल्यूम पिकअप भी डिसेंट रहता है। पीएल सुबह से एक तेजी दिखा रहा है, ट्रेड कर रहा है 1131, अपसाइड ऑन है। अगर आज और कल का आज का ट्रेड नहीं बनता, लेकिन आज और कल में ट्रेड डेफिनेटली बनता है। 1150 भी पॉसिबल है। स्टॉप थोड़ा डीप होना पड़ेगा 1120 का, या थोड़ा लोअर करें मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, लेकिन 1150 पीएल में पॉसिबल है कल, बिल्कुल पीएल में पॉसिबल है बिल्कुल। बायोकॉन में अच्छा मूव आया। गावा सर ने एक्सिस बैंक पिक किया था, वो चला। कैनरा बैंक शिल्पा ने पिक किया था, वो चला। अच्छा मूव्स इस समय। और एक और स्टॉक अब रिलायंस, देखिए डे हाई पर रिलायंस। अब जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव देखिए। बैंक निफ्टी अब 45,462 पर। देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी काफी डिफरेंशियल है कंपेयर टू निफ्टी प्रीवियस हाई की तरफ जाने के लिए। बैंक निफ्टी अभी भी 2% दूर है। बैंक निफ्टी का हाई था 46,369, तो यहाँ से अभी भी करीब करीब 800-900 पॉइंट की जगह है बैंक निफ्टी में। निफ्टी तो खैर अब ऑल टाइम हाई से सिर्फ 45 पॉइंट दूर रह गया। वो आज से लास्ट आवर में, या वरना कल तो खैर आ ही जाना चाहिए। अगर आज नहीं आया, यहीं बंद हो गए, तो कल खुलते ही हम ऑल टाइम हाई लगा देंगे। उसमें तो खैर कोई शायद डाउट ज़्यादा बचेगा नहीं। लेकिन इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, एक बार जरा लेकर आइए। मारुति सुजुकी, सुबह मारुति पर पिक भी गई थी चैनल पर, आई थिंक सचिन ने पिक किया था। मानस, मारुति में इस समय क्या व्यू होगा आपका? 10,500 क्रॉस। मारुति पे फ्राइडे सेशन पे भी मैंने एक रिकमेंडेशन दिया था मारुति पे, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स थर्सडे के सेशन में बने, तो वो क्लियरली शो कर रहा था कि बॉटम बन गया है। जो हमने करेक्शन 3-4 दिनों पहले देखा था, तो वो बॉटम फॉर्मेशन बन गया था, और पहले ही वीकली चार्ट में तो हमने पहले ही ब्रेकआउट देख लिया था। तो अभी तो मेरा समझना है कि करंट लेवल से कम ₹400 का अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। मेरा समझना है कि शायद 10,900 तक के भाव आपको मारुति में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी ने खरीदारी नहीं की थी तब, तो अभी भी आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 10,420 के नीचे रहेंगे, और टारगेट 10,750 और फिर 10,900 तक के देखने को मिल सकते हैं। 10,000 के ऊपर 10,500, इनफैक्ट आज खिलाड़ी में 11,000 का भी टारगेट अमित से दे रहे थे। तो मोमेंटम तो है इस काउंटर में अनडाउटेडली। चलिए अब कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात करते हैं जहां पर खबरों का सिलसिला एकदम गर्म है और स्टॉक में एक्शन भी बनता हुआ दिखाई दिया। 2 पॉकेट्स जिसकी हम चर्चा करते आए हैं, एक तो रेल कंपनियां, दूसरी तरफ एथनॉल प्ले वाली कंपनियां, और इसमें आप एनर्जी सेक्टर को भी जोड़ दें, क्योंकि रेल शिपिंग कॉरिडोर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बाद अब भारत को तीसरी बड़ी सफलता मिल रही है। एनर्जी सेक्टर के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा करार हुआ है। इसके तहत समुद्र के नीचे से पावर ट्रांसमिशन बिछाने का प्रस्ताव रखा गया है। ज्यादा डिटेल्स के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ है, और लक्ष्मण के हाथ दरअसल ये एक्सक्लूसिव जानकारी लग रही है कि किसी भी क्षण दरअसल इसका एक औपचारिक ऐलान होता हुआ हम देखेंगे। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स हैं, कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट साबित हो सकता है? देखिए, ये ट्रांसमिशन लाइन के लिहाज से, ट्रांसमिशन सेक्टर के लिहाज से काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा, क्योंकि इस पर पिछले करीब मुझे लगता है कि 2 साल से बातचीत हो रही थी। 2 साल से दोनों देशों के बीच में चर्चा हो रही थी। भारत सरकार के जो ऊर्जा मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री है वो, और सऊदी अरबिया के मंत्रालय के बीच में कई दौर की बैठकें हुई, और आखिरकार अब दोनों देशों के बीच में MOU पर दस्तखत हो चुके हैं। भारत की तरफ से पावर मिनिस्टर RK सिंह ने यहाँ पर दस्तखत किए हैं MOU पर, और इस MOU के औपचारिक ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की अभी सऊदी अरबिया के क्राउन्स के साथ बैठक चल रही है, तो उस बैठक के बाद उसका ऐलान कभी भी हो सकता है। लेकिन जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, MOU पर दस्तखत हो चुके हैं। उस दस्तखत में जो MOU किया गया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच में ट्रांसमिशन लाइन कनेक्शन किया जाएगा, ग्रिड कनेक्शन किया जाएगा। जो बिजली के पावर ग्रिड होते हैं, दोनों देशों के बीच में ग्रिड का कनेक्शन किया जाएगा। और ये ग्रिड का कनेक्शन जो सबसे खासियत वो है कि समुद्र के नीचे से ग्रिड की लाइन बिछाई जाएगी, और उसके जरिए
लिए ग्रिड का कनेक्शन किया जाएगा। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इसमें पावर सेक्टर के लिए ये काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में पावर का आदान प्रदान हो सकेगा। भारत इस ग्रिड के जरिए अपने पावर के एक्सपोर्ट के पोटेंशियल यहाँ पर देख रहा है, तो इसके तहत जो है सो इस ग्रिड के बन जाने से मुझे लगता है पावर सेक्टर में एक नया चैप्टर की शुरुआत होगी। लेकिन इस एमओयू में ग्रिड कनेक्शन के अलावा भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसमें आपको ग्रीन हाइड्रोजन के स्टोरेज को लेकर के, नेचुरल गैस के स्टोरेज को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को लेकर के, इन सारे क्षेत्रों में दोनों देश आपस में निवेश करेंगे, इस बात को भी एमओयू में जिक्र किया गया है। बढ़िया ये सौदा। और नॉर्मल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां तो हैं, लेकिन ये समुद्र के अंदर से लाइनें बिछाई जाएंगी सऊदी अरब और भारत के बीच। दरअसल ये करार होता हुआ। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। जैसे ही औपचारिक ऐलान होगा इस पर हम वापस लौटेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में लक्ष्मण के पास कुछ और डिटेल्स आएंगे इस खबर के। शरद, है तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स, इसका कुछ ऐसे अंदाजा किसको फायदा लगेगा? क्योंकि पावर ट्रांसमिशन कंपनियां सरकारी भी है, कुछ निजी कंपनियां भी हैं। किसी लिस्टेड प्लेयर के हाथ सीधे कुछ ऑर्डर्स आने की गुंजाइश है क्या इसमें? देखिए, बड़ा काम तो पावर ग्रिड के पास ही आना चाहिए और इसीलिए मैं काफी समय से पावर ग्रिड पे काफी बुलिश हूँ, ग्लोबली भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। मुझे लगता है जिस स्केल के प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली देश की जो सबसे बड़ी ग्रिड ट्रांसमिशन कंपनी है उसी को सबसे बड़ा फायदा होना चाहिए। तो बड़ी कंपनीज में पावर ग्रिड और एक छोटी कंपनी है जो लार्जली पावर ग्रिड के लिए ही काम करती है, टेक्नो इलेक्ट्रिक करके। ये दोनों को मुझे लगता है ज्यादा फायदा होना चाहिए कंपैरेटिवली, क्योंकि स्केल ऑफ प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो फ्रंट लाइन एक्टिविटी शायद इन कंपनीज को फायदा हो, बट ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो पूरी स्पेस में जो कंपनीज है सभी को कुछ ना कुछ फायदा होगा। और जनरली भी मेरी उम्मीद है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे पावर में आने वाले समय में बहुत बड़ा खर्च इंडिया में भी देखने को मिलना चाहिए और ग्लोबली भी। तो ज्यादातर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए आने वाला समय काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। पावर ग्रिड आपके स्क्रीन पे और लग रहा है कि स्टॉक वाकई टोज पे है। इट्स 260 240 और याद रखिएगा शिल्पा, इनफैक्ट इन खबरों के बीच पे है ये 262 से लेकर 265 का प्राइस। ये शायद एक थोड़ा सा कंजेशन जोन है, यहाँ पे बार बार डिस्ट्रीब्यूशन आता है। लास्ट टाइम भी जुलाई में आया था और फिर जुलाई लास्ट में आया था, बट इस बार हमारे पास ट्रिगर है, हमारे पास न्यूज़ फ्लो है। आपकी राय क्या कहती है? अगर इस पर लॉन्ग जाना हो इन एंटिसिपेशन ऑफ 265 ब्रेकआउट, क्या अप्रोच लेनी चाहिए? ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए? क्या टारगेट रखने चाहिए? डेफिनेटली वीरेंद्र जी, मैं वही देख रही थी, पावर ग्रिड बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे 265 के ऊपर तो इसका क्लियर ब्रेकआउट है फॉर टारगेट्स ऑफ 285 टू 300। अगर मैं यहाँ पे सितंबर या मान लीजिए एक अक्टूबर मिड तक भी हम लोग अगर ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 260 पे भी सपोर्ट बिल्टअप हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो 260 के नीचे भी स्टॉक इतना नहीं जाता है। तो यहाँ पे एंटिसिपेट करके अगर हम लोग पावर ग्रिड का 270 का कॉल ऑप्शन, इसको एक्चुअली मैंने सोचा था इसके लिए चार का चौका के लिए, बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पे 2.5 रुपए का अगर स्टॉप लॉस भी मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे गेन्स देगा। यहाँ पे टारगेट्स डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं, 11 to 12 आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पावर ग्रिड की 270 की कॉल ऑप्शन कंसिडरिंग इवेंट, याद रखिएगा स्टॉप लॉस जो यहाँ पर शिल्पा जी दे रही है उसको ध्यान में रखिएगा। एक समय इस डिस्कशन के दौरान हार्डली डिफरेंशियल निफ्टी का वर्सेस ऑल टाइम हाई या फिर 20,000 से सिर्फ 35 पॉइंट रह गया था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, शायद हो ही जाए क्योंकि रिलायंस थोड़ा सा अगर आप देखें मूव दे रहा है। राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। राजेश, आपका कन्विशन ट्रेड? वीरेंद्र जी, जिस तरीके से मोमेंटम है बैंकिंग स्पेस पे, हमें लगता है यहीं पे फोकस करना चाहिए और यहाँ पे हम HDFC बैंक पे बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके से स्टॉक अब 1600 के ऊपर कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है, ऑलमोस्ट अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज को अप्रोच करते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है जिस तरीके का सेटअप यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बना, ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम हायर साइड पे बनेगा। फ्यूचर के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें 1660 1670 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1615 के आसपास। चलिए, ये HDFC बैंक, इनफैक्ट HDFC बैंक से याद आया, अब 45,500 क्रॉस कर रहे हैं हम बैंक निफ्टी में। और अब बैंक निफ्टी का आप कंट्रीब्यूशन देखिए, शानदार मूव यहाँ पर HDFC बैंक में आते हुए। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की, और मुझे लग रहा है आप कुछ ट्रेडर्स वहाँ भी शायद फोकस करना चाहें। वो ट्रेड कर रहा है इंडेक्स 20,274 पर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स।
ये इंडेक्स अब 20,275 पर रहा। एक बार जरा इसकी अगर फायर हो सके तो कल की 20,300 कॉल फायर करने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार जरा चेक कर रहा था वो कहाँ पर है, क्योंकि अगर जस्ट थिंकिंग अलाउड हर्षदा, अगर ये मूव आया बैंक निफ्टी की वजह से और अगर ये डिफरेंशियल कैप्चर करने की कोशिश की हमने और आज शाम को रात को ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक रहे, मेरे ख्याल से मार्केट के लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि आज हम 20,000 ना हिट करें, आज हम चले जाएं 19,970 1980 तक, क्योंकि आज की आज अगर 20,000 हिट किया तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी वहां से एल्गो की। तो आज की आज आप 20,000 ना हिट करें, सपोज करिए आप 19,980 तक पहुंच जाएं, ऐसा हुआ तो कल का गैप अप में फिर आप सीधा 20,000 और कल के गैप अप में फिर प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं आएगी, कल के गैप अप में फिर हम राइड करेंगे उस मूव को। और अगर ऐसा होगा तो कल मुझे लग रहा है कि फिन निफ्टी फिर हो सकता है कि सीधा आपको 2350 2360 के करीब शुरुआत करे, ऐसा पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आज लास्ट के घंटे मार्केट बिहेव करे और यहाँ बंद दे दे। मतलब वैसे लग नहीं रहा कि ज्यादा कोलैप्स होंगे यहाँ से, होना तो तब तक हो चुके होते। मेरे ख्याल से मार्केट तैयारी कर रहा है कल 20,000 हिट करने की, कल मंगल भी है तो मंगल के दिन पे 20,000 हिट करेंगे हम शायद। तो आतिशबाजी बेसिकली जारी रहेगी, यही उम्मीद है। चलिए एक स्पेस जहां पर हमने देखा है काफी ज्यादा आतिशबाजी चल रही है, चीनी कंपनियां और एथनॉल से जुड़ी हुई कंपनियां। दरअसल G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर बाजार बुलिश होता दिखाई दे रहा है और इसके तहत ग्लोबल स्तर पर पेट्रोल में करीब 20% एथनॉल ब्लेंडिंग की पहल की गई है। अब इससे कितने बड़े दरवाजे खुल जाते हैं भारत ही नहीं ग्लोबल मार्केट्स में एथनॉल के, इस पर और डिटेल में बातचीत करते हैं। श्री रेणुका शुगर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ है। अतुल जी स्वागत है आपका। इनफैक्ट पहले तो ये चीनी कंपनियों में तेजी देखने को मिली थी कि शुगर प्राइसेस आसमान छूने लगी है, कंसिडरिंग एक थोड़ी बहुत किल्लत तो हो सकती है चीनी की, लेकिन ये जो बायोफ्यूल वाला प्ले है उसको लेकर हमने सोचा आपसे बात की जाए, क्योंकि आपने भी एक बहुत बड़ी कैपेसिटी सेटअप की है और लगभग आपका इरादा था 2025 तक अपनी एथनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी या फिर एथनॉल का प्रोडक्शन डबल करने का। ये जो बायोफ्यूल अलायंस सामने पेश किया गया है G20 में, ये कितना अहम है एक तो, और दूसरी तरफ फिर आप जैसे प्लेयर्स के लिए कितने बड़े मौके खुल जाते हैं? देखिए, जहां तक अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, उनने अपनी जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी थी उसमें ऑलरेडी 20% ब्लेंडिंग का टारगेट जो 2030 तक का था उसको प्रीपोन करके 2025 तक कर दिया, और इस जो क्या नाम 2025 में 20% ब्लेंडिंग है, इसमें अबाउट 10.16 बिलियन लीटर्स एथनॉल इनको लगेगा आज के कंजम्पशन के बेसिस पे, और उसमें से तकरीबन 5.5 बिलियन लीटर्स शुगर सेक्टर से आना था और बैलेंस 4.66 बिलियन लीटर्स आना है ग्रेन सेक्टर से। मैं समझता हूं ग्रेन सेक्टर में थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे इतनी कैपेसिटी रैंप अप करने में। आज की तारीख में ग्रेन सेक्टर का या डैमेज ग्रेन का और मेज का वगैरह सब मिला के टोटल कंट्रीब्यूशन 20% है जो अभी सप्लाई हो रहा है, एंड बैलेंस 80% आज शुगर सेक्टर सप्लाई कर रहा है। मैं समझता हूं कि शुगर सेक्टर का जो टारगेट है जो 5.5 बिलियन लीटर्स का, वो बढ़ेगा, और शुगर सेक्टर के पास इकोसिस्टम भी मौजूद है, एंड दैट शुड हेल्प गवर्नमेंट अचीव व्हाटएवर दे आर टारगेटिंग ऑफ 20% ब्लेंडिंग। तो मैं समझता हूँ ये शुगर सेक्टर के लिए तो ये पॉजिटिव खबर है, और डेफिनेटली अपने नेट जीरो अगर अचीव करना है, और जहां पे मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब भी प्रतिबद्ध हैं, तो ये होना चाहिए, एंड इट शुड बी हेल्पिंग द शुगर इंडस्ट्री। भारत के लिए शायद इन गोल्स को अचीव करना आसान होगा क्योंकि इस पे हम काफी अग्रेसिवली काम करते दिखाई दिए हैं, लेकिन ग्लोबली ये एथनॉल कैपेबिलिटीज दूसरे देशों में कैसी है, स्पेशली शुगर प्रोड्यूसिंग नेशंस की क्या स्थिति है वहां पर, और इसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे सकते हैं? देखिए, ब्राजील जो है वो शुगर एथनॉल बहुत जबरदस्त बनाता है, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 30 बिलियन लीटर्स, और उनके यहाँ जो ब्लेंडिंग रेशियो है आज की तारीख में, जो हम लोग 20% टारगेट कर रहे हैं, ब्राजील के अंदर ऑलमोस्ट 27.5% आज भी ब्लेंड हो रहा है पेट्रोल के अंदर। दूसरा बड़ा प्लेयर इसके अंदर है यूएसए। यूएसए में
मक्के का प्रोडक्शन बड़ा जबरदस्त होता है। मैं समझता हूँ 350 मिलियन टन से ज्यादा का उनके यहाँ प्रोडक्शन है, तो वहां पे मक्के से जबरदस्त बनता है और गवर्नमेंट वहां की बहुत उसको सपोर्ट भी करती है। तो मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों में ये जो बायोफ्यूल है ये डेफिनेटली जो अगर अपने अचीव कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं रादर 20% ये अचीव होना चाहिए और इंडिया इज कमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल या उस पर काम हो रहा है कि इस तरफ हम आगे बढ़ें और लीडरशिप पोजीशन में पहुंचने की कोशिश करें? नहीं, अपने देखिए इंडिया के अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन तो बहुत ज्यादा हुआ है और मैं समझता हूँ कैपेसिटी के कंटेक्स्ट में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह भी दिया था और उसके चलते काफी कैपेसिटी हिंदुस्तान में ऑलरेडी क्रिएट हो गई है, विच इज सफिशिएंट टू अचीव 20% ब्लेंडिंग बाय 2025। अब केवल एक ही मुद्दा रहता है कि अपने यहाँ एक्सपोर्ट शुगर का शायद मार खाए और जो एक्स्ट्रा शुगर है वो मैं समझता हूँ ज्यादा करके एथेनॉल में डाइवर्ट होगी। पर एक ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैं समझता हूँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि एथेनॉल का रियलाइजेशन शुगर इंडस्ट्री को शुगर से बेहतर होना चाहिए, तभी वो ज्यादा इंसेंटिवाइज होंगे और मैं समझता हूँ ये टारगेट को अचीव करने में वो चीज बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ सहूलियत देगी। आज की तारीख में इस साल का ब्लेंडिंग मैं समझता हूँ 12% तो हो जाना चाहिए, 11.72 या 73 के आसपास तो ऑलरेडी अचीव हो रहा है और जिन स्टेट्स में शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहां तो ऑलमोस्ट 12% के आसपास ब्लेंडिंग रेशियो आ ही गया है। कि एथेनॉल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि वो कैपेसिटी आपने टारगेट किया था 2025 तक लगभग डबल करने का, तो क्या वो ऑन ट्रैक है प्लान? नहीं, हम लोगों ने तो ऑलरेडी उसको प्रीपोन कर दिया था अपने टारगेट को। इनफैक्ट हम लोगों ने अभी कमीशन भी कर दिया है। पहले हम लोगों की 720 किलोलीटर्स की कैपेसिटी थी, विच नाउ वी हैव जैक्ड इट अप टू अबाउट 1250 किलोलीटर्स पर डे। तो मैं समझता हूँ इस साल आने वाले साल में, जैसे इस साल हम लोगों ने करीबन 19 करोड़ लीटर्स गवर्नमेंट को सप्लाई किया है, अगले साल मैं समझता हूँ कि 25 से 30 करोड़ के बीच में हम लोगों की सप्लाई होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का सीजन रहता है इस बार क्रशिंग का। ऑलराइट, ऑन ट्रैक। बिल्कुल अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको, और देश के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अगर इस मिशन में हम आगे बढ़ सकें तो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बार मार्केट पे लौटते हैं 45,500 बैंक निफ्टी पर और 19,962 इस समय निफ्टी पर। शुगर में खैर एक ही स्टॉक है जो एफएनओ में है बड़े स्टॉक्स में, बलरामपुर चीनी, वो मोस्टली बैन में रहता है एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है। लेकिन गावा सर, कोई व्यू बलरामपुर चीनी पर? बिल्कुल, बलरामपुर चीनी का जो चार्ट है बढ़िया है, हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर लगता है कि अब ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर लग रहा है ऐसे, लेकिन मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। स्टॉप होगा थोड़ा डीप 410 का, 450 पॉसिबल है, मैटर ऑफ टाइम बलरामपुर चीनी वहां तक जाना चाहिए। अच्छा, एक बार दो कॉल्स पर अपडेट ले लेते हैं, एक कैनरा बैंक पर और एक एक्सिस बैंक पर। एक्सिस गावा सर आपकी पिक थी तो पहले इस पर अपडेट हो जाए। हाँ, एक्सिस बैंक का टारगेट अराउंड 1000 का है, ये नियर टर्म टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है एक बार 1000 चला जाए तो एक्सिस में 1020 भी देखेंगे, मैटर ऑफ टाइम। अभी जो मूव मिला है एक्सिस बैंक जिस तरह वो 1000 की तरफ जा रहा है, लगता है कि वो 1000 पार कर ही लेगा और 1020 तक जाना चाहिए एक्सिस बैंक। शिल्पा जी, आपकी कैनरा बैंक की कॉल भी हाईएस्ट पॉइंट पर, एक जरा यहाँ भी अपडेट हो जाए। जी, अभी वो कॉल 7 रुपए से अभी 9 रुपए पे आ गई है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है इंटैक्ट रहना चाहिए। आप फ्यूचर में स्टॉप लॉस 360 का मेंटेन कीजिए, उसके हिसाब से इसको एलिवेट कीजिए अपना स्टॉप लॉस। मुझे लगता है यहाँ पे कल तक आपको 11 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए मिलेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली बने रहना चाहिए।
में देखिए मोमेंटम है, बने रही बैंकों में ही पूरा जोश इस समय बढ़ता हुआ। एचडीएफसी बैंक की भी चाल लास्ट हम जब देख रहे थे करीब 0.5% ऊपर था, 1633 पर इस समय आ चुका है, 0.65% तक के गेन्स। अच्छा, एक पॉकेट जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट अब लौटने लगा है, एसबीआई कार्ड स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एसबीआई कार्ड में 1.25% तक का इजाफा। हालांकि आज सुबह में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन ज्यादा बढ़ रहे हैं और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन घट रहे हैं। इधर वेज एसबीआई में थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। राजेश सातपुते, इस स्टॉक पर आपकी नजर गई हो तो बताइए चार्टिकली प्लेस्ड कैसा है, क्योंकि ओआई एडिशन है तो कुछ लॉन्ग की पोजीशंस जुड़ना शुरू हुई हैं, लेकिन क्या टिकेगा ये तेजी में? हर्षदा जी, इनफैक्ट ये चार्ट का चमत्कार के लिए मैंने रखा था, बट एनीवे देखिए यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट है, मेरे हिसाब से ये करेक्शन दैट सीम्स ओवर टू, मेरे हिसाब से 840 850 ये इसका बेस बन चुका है, इससे नीचे तो ये जाएगा नहीं। और इनफैक्ट इसका जो प्रोजेक्शन बनता है वो रहेगा 880 का, तो 854 टू 880 तो एक अच्छा मूव मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखे, स्टॉप लॉस रखे 840 का, तो इट्स अ बाय इन एसबीआई कार्ड्स। ओके, बाय इन एसबीआई कार्ड। चलिए आपको बताते हैं फिर जो 4 का चौका का सीक्वेंस है वो बताते हैं, उसके बाद ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत से लेंगे आज हम सबसे पहले। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालवी तैयार हैं। चार्ट का चमत्कार सतपुते जी देंगे। सतपुते जी, एक और स्टॉक तैयार करके रखिएगा, आते हैं आपके पास। और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी ये तैयार हैं। एक एक करके कॉस्ट लेते हैं। फिर शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। मेरा सस्ता ऑप्शन अभी रहेगा L&T फाइनेंस होल्डिंग पे। L&T FH मुझे लगता है बहुत वेल प्लेस्ड है। ये 130-128 जोन्स के बीच में अच्छा खासा इसका कंसोलिडेशन हो गया और मार्केट अपसाइड है ही इसको। तो यहाँ पे एक 131 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली अभी ₹4.25 पर ट्रेड करता है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस ₹2.80 का रखिए। यहाँ पे जो टारगेट्स है वो ₹5.80, फिर ₹7 एंड देन ₹9 तक भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज L&T FH मुझे लगता है 1-2 सेशंस में आपको 137-138 तक भी एक मूव दिखाएगा। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स ये आपका पहला ट्रेड इस समय आता हुआ 4 का चौका के रूप में, जहां पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चलिए अब अगले ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे और वो मेरे ख्याल से राजेश सातपुते दे रहे थे, नहीं राजेश पालविया दे रहे थे। राजेश जी बताइए एफएनओ सुपरस्टार। तो हर्षा जी, एफएनओ सुपरस्टार में हमें स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है जुबिलेंट फूड का। स्टॉक में देखें तो एक अपस्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे। आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे डेटा में बनते हुए दिखे। जिस तरीके से स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है, हमें लग रहा है ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 560 565 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 530 के आसपास। ओके, जुबिलेंट फूड्स एक बार फिर अपीयर होता हुआ कॉल्स में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पर। राजेश सतपुते जी के सौजन्य से आगा अगला ट्रेड। राजेश जी, चार्ट के चमत्कार क्या पे कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है कैनफिन होम फाइनेंस पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे एक जो करेक्टिव मूव था पिछले 5 दिनों में, आई थिंक दैट सीम्स ओवर टू मी। यहाँ पे 10-20 DMA का सपोर्ट लेके यहाँ पे मूव शुरू हुआ है और इसका जो टारगेट बनेगा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म स्विंग का टारगेट होगा 810 का, लेकिन चार्ट कहता है कि ये 830-840 तक पोजिशनली जा सकता है। तो कैनफिन होम फाइनेंस इज अ बाय। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 780 का। कैनफिन होम्स यहाँ पर एक बाय इस समय राजेश जी की तरफ से। शरद जी, मिड कैप फंडा स्टॉक आपका? हमारा मिड कैप फंडा है एक्जो नोबल इंडिया। कंपनी पेंट्स की जानी मानी कंपनी है, पेंट्स और कोटिंग्स की। कंपनी ने रिसेंटली अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको लगभग डबल किया है, जिसका फायदा आने वाले समय में दिखना चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट्स मेनली इंटीरियर पेंटिंग वगैरह के काम में आते हैं, जहाँ पे ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। पेंट इंडस्ट्री ओवरऑल लगभग 65,000 करोड़ से अगले 5-7 सालों में 1 लाख करोड़ तक जानी चाहिए इंडिया में, तो उसका भी फायदा इनको ऑब्वियसली मिलेगा ही। और वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ती कंपनी है। इसके अलावा जो पाउडर कोटिंग सेगमेंट है उसके यूजेज आपके विंड मिल के ब्लेड्स में भी है, मरीन में भी, मरीन मेंटेनेंस में भी है, और प्रीफैब स्ट्रक्चर जो एल्युमिनियम वगैरह के हैं उसमें भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं इनके। कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो इनके ऑटो पेंट्स में काफी बढ़िया ट्रैक्शन इनको मिल रहा है आने वाले समय में। तो टोटल पेंट इंडस्ट्री में लगभग 60-61% आपका हाउसिंग से आता है और बाकी का इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है। दोनों ही सेगमेंट्स में मुझे लगता है इंडिया में ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। कंपनी जिस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूशन रीच को एनहांस कर रही है उसका भी फायदा मिलेगा।
हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में अर्निंग्स 70-75 से बढ़ के लगभग 100 रुपए के आसपास आ जानी चाहिए और 30-35 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। तो 3,500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एक्सो नोबल इंडिया। तो नोबल, ये है शरद जी की पिक्चर। ये चारों की चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी ने चूज किया लार्सन एंड ट्यूब्रो फाइनेंस होल्डिंग्स LNTFH। यहाँ पर आपको लेनी है कॉल 131 कॉल, 5 रुपये 80 पैसे, 9 रुपये की टारगेट, 280 का स्टॉप लॉस। राजेश पालवी ने जुबिलेंट फूडवर्क्स चुना FNO सुपरस्टार में, 560 और 565 के टारगेट, 530 का स्टॉप लॉस। राजेश सतपुते ने कैनफिन होम्स ये स्टॉक चूज किया चार्ट का चमत्कार में। और एक्सो नोबल शरद जी ने पिक किया मिड कैप फंडा में। मार्केट इस समय डे हाई पर 19,965 इस समय निफ्टी, मतलब अब 52 वीक हाई है। लाइफ हाई से अब हम दूर रह गए सिर्फ 25 पॉइंट। हजता 25 पॉइंट दूर रह गए हैं 52 वीक हाई से, और 34 पॉइंट दूर रह गए हैं हम 20,000 से। वो काउंटडाउन वेल एंड ट्रूली ऑन। 45 मिनट बाकी हैं, हो सकता है मार्केट आज ही लगा दे। मूड कराओ मार्केट का। तो जिस तरीके से स्टॉक्स चल रहे हैं, HDFC बैंक के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा एक्चुअली। HDFC बैंक इस समय थोड़ा सा मोमेंटम में है, तो देखते हैं। 24 पॉइंट रह गए हैं सिर्फ। एक HDFC बैंक चल जाए 0.5%, एक रिलायंस चल जाए 0.5%, तो हो जाएगा काम हमारा। 0.5% भी नहीं, उससे थोड़ा कम ही चल जाए तो भी हो जाएगा। HDFC बैंक स्पेशली अनुज, क्योंकि हर टिक के साथ धीरे धीरे करके अपनी चाल संभाल कर ये दरअसल खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। और रिलायंस जैसे आपने मेंशन किया, वहां पर तो 1% के गेन्स बनते दिखाई दे। देखिए चौतरफा खरीदारी है। चाहे आप मिड कैप इंडेक्स भी देख लीजिएगा, करीब 445 अंकों की बढ़त, और एक तरफा इस तेजी में हर तरह के स्टॉक्स, हर तरह के सेक्टर्स में खरीदारी बनती दिखाई दी है। और ये एक साइन है कि भारतीय बाजार में भी बढ़ चढ़कर दरअसल निवेशकों का, यानी कि आप जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, एक महीने में BSE का शेयर अकेला, जो एक्सचेंज है, लिस्टेड एक्सचेंज है NSE पर, 50% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। यही नहीं, CDSL, HDFC, AMC जैसे स्टॉक्स में भी अगस्त के महीने में काफी रफ्तार से रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। आखिर क्या एग्जैक्टली डेटा सजेस्ट कर रहा है पार्टिसिपेशन के लिहाज से, जो ड्राइव कर रहा है इन स्टॉक्स को और शायद आगे चलकर इनकी अर्निंग्स को भी? सुमित हमारे साथ है जो बताएंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। देखिए, शुरुआत आपने उस तमाम शेयरों की करी दी है, तो एक एक करके उस सभी शेयरों का पहले मंथली रिटर्न लेकर आइए। BSE अकेला 50% का रिटर्न एक महीने के दौरान दे चुका है। शानदार तेजी BSE में देखने को मिली है। साथ ही साथ CDSL 17%, 18% रिटर्न यहां आता हुआ दिखाई पड़ चुका है। 7% का रिटर्न रहा है स्कैम्स में। HDFC, AMC, UTI, AMC सब में खरीदारी है। दरअसल 2-3 ट्रिगर है। पहला ट्रिगर तो आपकी स्क्रीन पर है कि जो AMCs के नंबर आए हैं, जो एम्फी एक नंबर रिलीज करता है हर महीने का, वो नंबर आए एक घंटा पहले, और उसमें 20,000 करोड़ से ऊपर का एक आंकड़ा जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब करीब इक्विटी इनफ्लो 20,245 करोड़ रुपए अगस्त महीने के दौरान देखने को मिला, जो कि 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर इक्विटी का जो फ्लो है, मनी फ्लो है, वो आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बहुत स्ट्रांग मनी फ्लो आ रहा है। अलग अलग सेगमेंट में ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर मल्टी कैप फंड में करीब 3400 करोड़ रुपए के आसपास का पॉजिटिव इनफ्लो आया है। लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2100 करोड़ का इनफ्लो आया है। मिड कैप फंड में 2500 करोड़ का एक इनफ्लो आता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप फंड में 4200 करोड़ का। इनफैक्ट थीमेटिक फंड में तो 4800 करोड़ रुपए तक का एक इनफ्लो भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग स्कीम्स में स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज आ रहे हैं। साइमल्टेनियसली आप दूसरा नंबर जो कंपेयर करना चाहेंगे वो है SIP का नंबर भी। SIP के नंबर्स में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, जहां पे जुलाई में ही करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की SIPs आते हुए दिखाई पड़ी, जो कि जून में 14,000 करोड़ थी, मई में 14,500 करोड़ के आसपास थी, और अप्रैल तक 13,500 करोड़ थी। तो लगातार पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी जो है वो देखने को मिल रही है SIP फ्लो के अंदर। तो एक तरफ SIP फ्लो स्ट्रॉन्ग, इक्विटी इनफ्लो स्ट्रॉन्ग, और साथ साथ वो तमाम कंपनियां जो उससे रिलेटेड हैं, एक्सचेंज या फिर AMC स्टॉक या फिर तमाम वो डिपॉजिटरीज, उन सब के स्टॉक में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित ये सब स्टॉक्स पर लाइट डालने के लिए। बाय द वे, वो जो हमने फिन निफ्टी की बात की थी हजदा, वो 20,300 वाली कॉल, वो अभी 54 रुपीज़ तक होकर आई, जो हमने 38 रुपये पर हमने जिसको जिक्र किया था। तो वो थीसिस वही था कि शायद अच्छा मूव यहाँ पर आपको फिन निफ्टी में मिलेगा, और फिर निफ्टी को शायद आप चेज करना चाहें, वो मूव प्ले आउट होता हुआ 9970 अब निफ्टी पर सिर्फ 22 पॉइंट दूर रह गए हैं अब हम ऑल टाइम हाई से, और इवन 20,000 में भी अब सिर्फ 32-33 पॉइंट का फासला रह गया ये। यहाँ पर कुछ ज़्यादा बचा नहीं है यहाँ से। गाबा सर, क्या लग रहा है निफ्टी देखकर, आज हो जाएगा या कल? तो कल तो चांसेस हैं ही, नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी क्या होगी?
मेरे ख्याल से कल ही होगा, आज नहीं होगा, ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। वैसे तो फ्यूचर्स पे तो हो ही गया, लेकिन मुझे लगता है कल होगा, शायद रिलायंस कर लेगा अपने सिर्फ अपने कंधों पर। शायद रिलायंस करे, ये पॉसिबल है। 19970 बैंक निफ्टी 45,560 पर अब इस समय, और एचडीएफसी बैंक शानदार मूव। हर्षदा, इसमें इशू ये है कि ट्रेंडिंग सीरीज है वैसे ही, और अभी तो खैर हम आधा भी नहीं हुई है सीरीज, अभी से इतना मामला सही हो गया। 29 दिन की करेक्शन थी, 8 दिन लगे मार्केट को 29 दिन की करेक्शन संभालने में, और यही होता है बुल मार्केट में, एक बार चलना शुरू हो तो और यही मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में मूव पेंडिंग है, और एक बार अब ये हो जाएगा ना, निफ्टी का ऑल टाइम हाई आ जाएगा, निकल जाएगा, उसके बाद जो बाकी का मामला बचेगा बैंक निफ्टी का, अगर हम टिक गए कल फॉर एग्जांपल 20,000 के ऊपर हम टिक गए, तो जो 46,500 बैंक निफ्टी का बचा हुआ टारगेट है ना, वो हो सकता है आपको इसी एक्सपायरी में मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। तो एक बार मार्केट में मोमेंटम शुरू होता है ना, उसमें मार्केट आपको मौका नहीं देता, मार्केट आपको ये मौका नहीं देगा कि आप रुकेंगे, वो इंडेक्स आएगा आपके लिए करेक्ट होगा, फिर कहेगा कि जी अब आप ले लीजिए, वो इस तरीके से होता नहीं है मार्केट। एक बार चलना शुरू होता है तो इसी तरीके से चलता है मार्केट। मोमेंटम तो तेज एक बार हो गया तो हो गया। अच्छा, पावर ग्रिड एक स्टॉक जो शरद से हम डिस्कस कर रहे थे, और उस पर एक हमने टेक चेक भी लिया था, अब देखते देखते करीब 2% तक के गेन्स यहाँ पर आ गए, तो वहां पर एक अच्छा खासा स्पाइक बनता दिखाई दिया है। एक दो और ट्रेड्स पर फटाफट से राय ले लेते हैं जो इस घंटे अपनी चाल को और मजबूत कर रहे हैं, और उसमें आप गौर करेंगे तो टू व्हीलर साइड पर हीरो मोटोकॉर्प 3050 के स्तरों पर आ चुका है, यहाँ पर तेजी बन रही है। बालवीर साहब, इस पर नजर गई क्या आपकी? टू व्हीलर साइड पर कुछ ले रहे हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल हर्षदा जी, हीरो मोटर पे नजर है। हैंग हो गया, नहीं लगता वहां पर संपर्क नहीं बन पा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है लाइन में। शिल्पा, हो सके तो आप इस पर एक बार राय दे दीजिए, हीरो मोटो। जी, हीरो मोटर भी बहुत पॉजिटिव ट्रेंड में है। यहाँ पे इनफैक्ट अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर्स में भी वापस एक अच्छा खासा मोमेंटम आने लगा है, चाहे वो हीरो ऑटो हो, चाहे वो बजाज ऑटो हो। हीरो मोटर की यहाँ पे बात करेंगे तो 3000 पे तो एक अच्छा खासा अभी सपोर्ट बन गया है, ये अप्रोच कर रहा है टारगेट्स ऑफ 3200 यहाँ से पोजिशनल, तो यहाँ पे 3000 के जस्ट नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और फ्रेश लॉन्ग भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पोजिशनल टारगेट 3200 3250 के बीच में आपको आराम से ट्रेड करते हुए मिलेगा। ऑल टाइम हाई से मात्र अब 16 अंकों की दूरी रह गई थी जब शिल्पा जी बातचीत कर रही थी, और 20,000 के जादुई आंकड़े से हार्डली 28 पॉइंट्स। लेकिन हम क्योंकि कुछ ब्रेकआउट्स को लोकेट कर रहे हैं, एक बार चलते हैं मानस के पास। मानस, आज लग रहा है यूपीएल कुछ करने के मूड में, या फिर यूपीएल एक मोमेंटम जनरेट करने के मूड में नजर आ रहा है। आपको याद होगा एक स्विंग लो था 22 जून का, वो इसने क्रॉस कर दिया आज मॉर्निंग में। अब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है 50 डे में पोस्ट मई 2023। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से कितना बेहतरीन लगा आपको ये ट्रेड, पुल बैक ट्रेड? देखिए, दो हफ्ते पहले ही इंडिकेशन मिल गया था, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था, स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था, और अब उस टाइम पे हाई टॉप हायर बटन दिख रहे थे। तो पहले टारगेट 50 डे मूविंग एवरेज था, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स वीकली चार्ट या मंथली चार्ट बन रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक यहाँ पे नहीं थमेगा, कम से कम 645 जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अभी भी अगर किसी ने खरीदारी नहीं की है, करंट लेवल्स पे भी किया सकती है, 605 के स्टॉप लॉस से 650 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 620 का कॉल ऑप्शन 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 9 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 20 से 22 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो इनक्रेड एएमसी के सीईओ एंड सीआईओ मृणाल सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं इनक्रेड एएमसी के सीईओ और सीआईओ मृणाल सिंह। और मृणाल को स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, और करीब करीब 20 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा है। और इनक्रेड से पहले, इनक्रेड में करीब ऑलमोस्ट 3 साल से हैं, उससे पहले 13 साल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में रह चुके हैं, जहां पर इन्होंने $3 बिलियन से ज़्यादा के इक्विटी फंड्स मैनेज किए थे, और डेप्यूटी सीआईओ रहकर वो वहाँ से विदा हुए। तो उसके बाद इनक्रेड में ये काम कर रहे हैं, और उससे पहले विप्रो और बॉश में भी काम कर चुके हैं। मृणाल जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी पैसा इस समय मार्केट में आ रहा है,
क्या फंड मैनेजर्स को इस समय दिक्कत हो रही है स्टॉक ढूंढने में? इस समय जिस तरीके का मार्केट में एक उफान सा छाया हुआ है। वाजिब सवाल है। देखिए, लेकिन डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर आप देखें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इकोनॉमी में, तो जैसे कि इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, क्रेडिट ग्रोथ, ये सब एक अच्छे इंडिकेटर हैं। सो थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन और थोड़ी सी मेहनत से थोड़े स्टॉक मिल जाते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फ्लो ज्यादा की तरफ है, मार्केट कैप नीचे की तरफ देखना पड़ता है। कुछ कुछ लार्ज कैप में भी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन दिख जाते हैं, बट होराइजन निवेशक को एक लंबा रखना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। इस समय अगर लॉन्ग होराइजन से ही बात करें, लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ, इस समय क्या थीम्स आपको अच्छी लग रही है जहां पर अभी भी पैसा लगाया जा सकता है? एक सबसे इंटरेस्टिंग थीम मेरे को मार्केट में अभी दिखती है, अगर मुझसे आप पूछें तो रूरल फेसिंग बिजनेसेस। पिछला 3 साल से रूरल इकोनॉमी में काफी लैंग्वेज रहा है। कोविड के बाद से लोगों की इनकम पे हिट था और इन्फ्लेशन से उनकी डिस्पोजेबल इनकम काफी इम्पैक्ट हुई थी। अगर हम पिछला 2 क्वार्टर से देखें, तो अगर आप स्टेपल कंपनीज की कमेंट्री देखें, तो डिक्लाइन जो वॉल्यूम्स का होता था रूरल फेसिंग बिजनेसेस में, वो अरेस्ट हो गया है और थोड़ा थोड़ा ग्रोथ भी है। तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि रूरल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारी इकोनॉमी का। तो रूरल का परचेजिंग पावर छोटे टिकट का होता है, तो जैसे कि आप 2 व्हीलर्स में देख रहे हैं, उसका प्रभाव दिख रहा है। एफएमसीजी में उसका प्रभाव वॉल्यूम में दिखेगा आगे जाके। और हमने जनरली देखा है रनअप ऑफ इलेक्शन में रूरल पार्ट ऑफ इकोनॉमी सरप्राइज करती है, थोड़ा सा वहाँ पे स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि स्पेंडिंग ऑफ इलेक्शन भी काफी होती है वहाँ। इसके अलावा हमें लगता है कि हेल्थ केयर एक अच्छा स्पेस है, उसमें पीएलआई का भी एडवांटेज है, उसमें रेगुलेटरी एडवांटेज भी है। पिछले साल काफी हेल्थ केयर कंपनीज का बिकॉज ऑफ चाइना बीइंग क्लोज्ड रॉ मटेरियल साइड पे काफी इम्पैक्ट था, वो भी एक एक्सपेंशन होने की उम्मीद है, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ गए वहाँ पे। और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेसेस केपेक्स के तो साइन बहुत क्लियर हैं, उसमें थोड़ा सा मार्केट रनअप हो गया, लेकिन फिर भी अगर थोड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और नाम दिख जाते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि रूरल थीम पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी जो पिकअप देखने को मिला है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्लेस में, वहां पर भी क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है? क्योंकि ये जो कंपनियां, इनके जो निर्माता हैं, जो डिक्सन जैसी कंपनियां हो, उन सब में हेवल जैसे प्लेस हो, उन सब में बहुत ही तगड़ी खरीदारी बनती दिखाई दी है। क्या ये एक पॉकेट है जहां पर बढ़ चढ़कर म्यूचुअल फंड्स और आप जैसा एएमसी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? हमारी प्रेफरेंस रहती है कि वैल्यूएशन हमारे फेवर में हो। कंज्यूमर ड्यूरेबल एक बहुत ही लॉजिकल प्लेस है रूरल स्पेंडिंग के लिए। पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि रूरल कंज्यूमर प्राइस को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। और रूरल में बेच पाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी भी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो वो माल रूरल में नहीं बिकता है। तो 2-3 पैरामीटर देखने पड़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, भले ही वो रीजनल हो, जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस का पैन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन हो। प्लस एक वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ रूरल कंज्यूमर के लिए। और छोटे टिकट आइटम ज्यादा वॉल्यूम दिखाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लें, अगर कुकर ही है, तो कुकर में हमने देखा है कि मीडियम प्राइस्ड और छोटे कुकर का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो इस टाइप की चीजें कंज्यूमर ड्यूरेबल में, एंट्री लेवल एसक्यूज जिन्हें कहा जाता है मार्केट की भाषा में, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट है। और क्लियरली उधर हम ऐसे बिजनेसेस का वैल्यूएशन ध्यान से देखते हैं, बिजनेस का पोटेंशियल देखते हैं, उसके बाद उसमें निवेश करते हैं। फिलहाल एक चीज आपने इस सवाल के जवाब में कही कि आप बहुत ज्यादा ध्यान डाल रहे हैं जहां पर वैल्यूएशन आपकी फेवर में हो, लेकिन जिस तरह से मार्केट ने तेजी दिखाई है सभी सेक्टर्स के, बारिंग अ कपल जहां पर जियोपॉलिटिकल इश्यूज के चलते या फिर ग्लोबल स्लोडाउन के चलते पिकअप नहीं देखने को मिला हो, लेकिन वैल्यूएशंस महंगे हैं। तो इस समय कोई ऐसा सेक्टर आपने नया आइडेंटिफाई किया अदर देन द 2 जिनकी हमने अब तक बात की है, जहां पर वैल्यूएशन अगर सस्ते नहीं तो ज्यादा महंगे नहीं है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप निफ्टी भी देखें तो निफ्टी का एक एक्स वैल्यूएशन है, बट वो एक एवरेज वेटेड एवरेज है, आधे स्टॉक ऊपर है, आधे स्टॉक नीचे हैं। नीचे वालों में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाते हैं। अब BSE 500 पे जाएंगे तो और दिख जाते हैं, जैसे कि मैं कहूंगा 2 व्हीलर ऑटो और पूरी सप्लाई चेन, ऑटो एंसिलरी, मैं कहूंगा API मैन्युफैक्चरिंग, PLI वगैरह का कुछ सेक्टर्स में अच्छा खासा रब ऑफ है, उनकी लॉन्जिटिविटी और कैपेसिटी काफी अच्छी है।
तो इस टाइप के सेक्टर में वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग मिल जाती है। इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अगर आप नॉर्मली टॉक्ड अबाउट नेम्स के परे होके देखें तो उसमें भी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन मिल जाते हैं। पावर यूटिलिटीज एक और सेक्टर है, पावर एंसिलरीज, जिसमें भी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन है। ओके मृणाल जी, एक प्रश्न आपसे ऐसे स्पेस से पूछूंगा जिसको शायद मैं अगर बीते 3 साल की कसौटी पे देखूं तो बहुत चल चुके हैं। मैं PSU बैंक्स का जिक्र करता हूं। जब से आपसे बात हो रही है सारे स्टॉक्स 52 वीक हाई पे हैं, 3 साल के हाई पे। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं वर्सेस डेकेड तो अभी भी इनके ऑल टाइम हाई बहुत बड़ा एक डिफरेंशियल मेंटेन करते हैं। आपका व्यू क्या कहता है सर इस वक्त PSU बैंक्स पे आपका कन्विक्शन कितना है? एक ज़माने में मतलब 2010, 11, 12 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 10, 11% की रेंज में आपके जो NPS थे, ग्रॉस NPS पहुंच गए थे। आज की स्थिति में अभी और अपसाइड कितना PSU बैंक्स में खुला हुआ है? देखिए, बैंकिंग में हमारी प्रेफरेंस क्लियरली मॉर्गेज साइड में है। हमको हाउसिंग मॉर्गेज एक अच्छा सेक्टर लगता है। वहाँ पे अंडर पेनिट्रेटेड स्पेस है, मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सो बैंक्स एक एक्चुअली एक इनडायरेक्ट एक्सपोजर ऑन इकोनॉमी और इसके अलावा कैपेसिटी क्रिएशन, ये सब हाउसिंग भी इम्पैक्ट देता है उनके फाइनेंशियल्स पे। लेकिन हमारा क्लियर प्रेफरेंस है कि हम मॉर्गेज की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आए हैं, बट वैल्यूएशन में मोरलेस अच्छे रिजल्ट हैं कुछ बैंक को छोड़ के। PSU बैंक्स में काफ़ी बैलेंस शीट स्पिक एंड स्पैन है। मैं कहूँगा कि इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ से बढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा उनको फायदा हो, बट क्लियरली हमारे को वैल्यू मॉर्गेज कंपनीज में दिखती है, तो हमारा मॉर्गेज की तरफ ज्यादा रुझान। ओके, मॉर्गेज की तरफ ज्यादा ध्यान। 90,990.5 मतलब ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1 पॉइंट दूर रह गए थे, सिर्फ 1 पॉइंट दूर। लेकिन खैर है तो वो 1 पॉइंट, उसकी वेट तो हमको करनी पड़ेगी। 1 पॉइंट ही सही, लेकिन वेट करेंगे उसकी, कोई बात नहीं। अच्छा मृणाल जी, IT पर इस समय क्या व्यू बन रहा है, खासतौर से लार्ज कैप IT पर क्या व्यू होगा यहाँ पर? इंटरेस्टिंग सेक्टर है, क्लियरली वॉच में है। मेरे ख्याल से जितना मार्केट को एंटिसिपेटेड है स्लो डाउन या रिसेशन जैसे कि US में लोगों का एक्सपेक्टेशन है, मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ आएगा, क्योंकि फेड ने ऑलरेडी पिछला 18 महीने में 5.5% रेट उठा लिया है। अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो IT लुक्स बेटर प्लेस। वैल्यूएशन थोड़ा सा करेक्ट हुए जिन नाम में, पर्टिकुलरली लार्ज कैप में, उनमें थोड़ा वेट बनाया जा सकता है, बट किसी डिप में अगर अच्छा स्कोप मिलेगा तो उसमें वेट बढ़ाया जाए। चलिए 19,991। मृणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1 ही पॉइंट दूर रह गए, 19,991.65, 19,992 ऑल टाइम हाई। लगा दीजिए जरा ऑल टाइम हाई। निफ्टी इस समय ऑल टाइम हाई पर हजता, और जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मंडे को शायद ऑल टाइम हाई आ जाना चाहिए, और जिसे कहते हैं एकदम भगवान ने सुनी हमारी बात, और ऑल टाइम हाई निफ्टी पर लगा इस समय फ्रेश ऑल टाइम हाई 19,992। ये सेलिब्रेट करने का मौका इस समय, और बहुत 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 आज खुशी हो रही है एक्चुअली। बधाई हो अनुज आपको भी, क्योंकि बहुत ही जोरदार खरीदारी देखने को मिली, और ऐसा लग रहा था स्पेशली अगस्त की सीरीज जिस तरह से क्लोज होती हुई दिखाई दी थी कि अब थोड़ी सी हमारी चाल फिसड्डी रहेगी, लेकिन पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से जो मोमेंटम पकड़ा है, आज का दिन तो ये बनता है। बिल्कुल, वो इसीलिए बनता है। इनफैक्ट हमारे साथ नीलेश शाह जुड़ गए। नीलेश भाई गुड आफ्टरनून। मुझे पता है कि ये तो एक शायद एक माइलस्टोन है, ये एक फाइनल हमारी जर्नी का एक वो डेस्टिनेशन नहीं है, ये कहेंगे आप इस 20,000 के माइलस्टोन को, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। डेफिनेटली अनुज भाई, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस एवरीवन टू द ऑल टाइम हाई। बट भारत की ग्रोथ की जर्नी में ये तो सिर्फ एक अचीवमेंट है, अभी मंजिल तो बहुत आगे है। एंड जैसे हमने देखा है, कल जहां पे सेंसेक्स था आज वहां पे निफ्टी है, और आज जहां पे सेंसेक्स है किसी दिन निफ्टी वहां पे पहुंच जाएगा। समय जरूर लगेगा, लेकिन पहुंचेगा वो बात भी पक्की है। बिल्कुल पहुंचेगा वो बात भी पक्की है। और देखिए अजता, एक और चीज, मार्केट ऐसा नहीं है कि हिट करते ही कोलैप्स कर गया और 10-15 पॉइंट ही नीचे आया है। ये बता रहा है कि 20,000 के ऊपर जर्नी के लिए तैयार है। और जो हमने डिस्कस किया था सीरीज के शुरू में कि ये कुछ मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा था। नीलेश भाई, आपके हिसाब से ये जो लास्ट राउंड
तेजी की आई ये पिछले फ्राइडे से शुरू हुई थी। उस समय एक हल्का सा बज बना था कि शायद जो पार्लियामेंट सेशन स्पेशल बुलाया जा रहा है ये अर्ली इलेक्शन के लिए, हालांकि उसके बाद उस पर कोई क्लैरिटी आ नहीं पाई। लेकिन आपके हिसाब से क्या बदल गया एकदम से, जो अगस्त में हमने इतना कंसोलिडेशन देखा, सितंबर में एकदम से मार्केट वन वे रैली? एक मतलब दिस इज इवन मोर क्रिटिकल कि थोड़ी बारिश ठीक नहीं है अगस्त महीने की, क्रूड के दाम भी बढ़े हैं और उसके बाद भी मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा सा है। ऑब्वियसली नियर टर्म मार्केट मूवमेंट सबसे बेस्ट एक्सप्लेन होती है फ्लो की तरफ से। ये जो G20 की मीटिंग हुई उसमें काफी देशों ने भारत की प्रेसिडेंटशिप की कदर की है। एक दिल्ली डिक्लेरेशन जो बना वो मतलब बाली में नामुमकिन लग रहा था, बट यहाँ पे बन गया। तो मेरे हिसाब से जब 20 देशों के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट भारत आते हैं, उनके अखबार में भारत के बारे में लिखा जाता है, लीडरशिप की कदर होती है, तो कहीं ना कहीं उनके निवेशकों को भी विश्वास आ जाता है कि चलो भारत में निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो फेंस पे बैठे हुए थे भारत की स्टोरी में कि निवेश तो करना है बट महंगा है, वो आई थिंक अब निवेश करने के लिए कूद पड़ रहे हैं। एक सवाल जो इस समय बन रहा है कि क्या ब्रॉडर मार्केट में इस समय, एक सुबह एक टर्म यूज हुआ था कि ब्रॉडर मार्केट में इस समय पागलपन चल रहा है। पागलपन भले ही ना हो, लेकिन जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप भाग रहे हैं, एज अ फंड मैनेजर आपको थोड़ा रिस्क लग रहा है क्या? अनडाउटेबली अनुज भाई, हमें तो यहाँ से 500 पॉइंट पहले ही डर लग रहा था। तो इस वक्त मतलब एकदम स्ट्रीट लैंग्वेज की भाषा में बात करें तो गधे और घोड़े दोनों दौड़ रहे हैं। जब मार्केट में पैसा बनाना इतना इजी हो जाए, जब स्टॉक्स अपने फंडामेंटल से आगे चले जाए, तो थोड़ा कॉशियस होना लाजमी बनता है। तो हमें लगता है कि जैसे जैसे आप मार्केट कैप में नीचे जा रहे हैं, माइक्रो कैप हुआ, मिनी कैप हुआ, वैसे वैसे जोखिम की मात्रा बढ़ रही है। नॉर्मली लार्ज कैप से डिस्काउंट पे माइक्रो कैप, मिनी कैप ट्रेड होने चाहिए, आजकल वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वहां पे एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, आप कह रहे हैं थोड़ा सा सावधान रहे, लेकिन ये बस एक इस सफर में बस एक मकाम पर हम पहुंचे, यहाँ से आगे और तेजी बनती दिखाई देगी। गुरमीत चड्ढा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। गुरमीत, कांग्रेचुलेशंस। अब बस 20,000 की तरफ हम तेजी से भागते हुए, लेकिन जैसे नीलेश शाह भी कह रहे थे कि थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। क्या अब यहाँ से वो पूरी ट्रैजेक्टरी तेजी की ज्यादा आपको लग रहा है दिग्गजों के हवाले होनी चाहिए? नया एलोकेशन अगर दिग्गजों में रखेंगे तो ज्यादा कंफर्ट रहेगा, कंसिडरिंग मिड कैप्स की तरफ से बहुत एक्सूबरेंस देखने को मिला है। बिल्कुल, मैं नीलेश सर से अग्री करता हूँ। थोड़ा सा लार्ज कैप में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेटर है। आप देखिए करीबन 40-45% इंडेक्स तो चला ही नहीं है इस पूरे अप मूव में। तो आप अगर HDFC बैंक लें, आप IT पैक लें, आप अगर रिलायंस को भी देखें उसके पिछले हाई से, और जियो फाइनेंशियल को इनकॉर्पोरेट भी कर लें, उसके अलावा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, HUL देखिए, काफी सारे हैवी वेट्स हैं लगभग 40-45% निफ्टी के, जो HUL अगर आप देखेंगे तो 10-15% शायद अपने प्रीवियस हाई से नीचे हैं, और थोड़ा सा एक्सूबरेंस है। और हमने देखा है कि जब भी आप देखिए, अगर 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे एक स्मॉल कैप फंड का, तो 25-30% का एवरेज है कैटेगरी रिटर्न। लास्ट 1 ईयर तो और भी अच्छा है। तो कभी भी जब भी आप हिस्टोरिकली जाएंगे, जब इतने हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन से फंड आते हैं, तो अगला कुछ शॉर्ट टर्म में वो सबड्यूट हो सकता है। बट मार्केट क्या है कि इरेशनल रह सकता है काफी समय तक, दोनों तरफ। जब नीचे रहता है तो भी रहता है और अपसाइड में भी रहता है, यही मार्केट की खूबी है। तो ज्यादा टाइमिंग और एनालिसिस से ज्यादा हमें एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं स्मॉल कैप मिड कैप, मान लीजिए 100 रुपीज में आपका 50-60 रुपीज स्मॉल मिड कैप में है, तो थोड़ा सा आप मतलब 10-15% यू कैन टेक चिप्स ऑफ द टेबल। लेकिन अगर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में है ही 10-15%, तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये कमेंट्री से ज्यादा अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान देंगे तो उसमें रीबैलेंसिंग। गुरमीत 1 मिनट, गुरमीत बस 1 सेकंड होल्ड करिए इस थॉट को। 20,000 हिट कर दिया हमने निफ्टी पर। जी हाँ, जिसकी तैयारी हो रही थी 20,000 हिट किया,
और सस्टेन कर रहे हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 20,000 सस्टेन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समय नीलेश भाई से, गुरमीत चड्ढा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक और मेहमान देवीना मेहरा को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ। तो पूरे के पूरे पैनल को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। 3 बड़े गेस्ट इस समय हमारे साथ बातचीत करते हुए। देवीना मैम, गुड आफ्टरनून। आपको भी मुबारक हो, आप भी काफ़ी समय से बुलिश रही हैं मार्केट पर। बताइए 20,000 पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून अनुज। अभी भी लार्ज कैप साइज तो मुझे अभी भी अच्छा लगता है। अभी कुछ 20,000 तो पहुंच गए हैं, पर अभी आप वैसे देखें कंपाउंडिंग के लिहाज से तो अभी हम लोग अभी भी ट्रेड लाइन से काफी नीचे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला कि 2010 वाला दशक तो खराब था ही, मतलब आप 9% कंपाउंडिंग तक भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस दशक में भी अभी हम लोग का 12.5% टाइप का कंपाउंडिंग है, कुछ खास नहीं है कंसिडरिंग कि लॉन्ग टर्म 15-16% कंपाउंडिंग रहा है। जहां पर मैं थोड़ा सा सावधानी बरतने को कहूंगी वो स्मॉल कैप और लार्ज कैप्स और मिड कैप स्पेस है। वहां थोड़ा आपको सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि वहां पर जो मार्च से मूव आया है उसमें बिल्कुल भी कुछ भी करेक्शन आया नहीं है। और ये सब जगह पर अगर इंडेक्स 5% भी नीचे जाता है तो स्टॉक्स तो 15-20% भी नीचे जा सकते हैं। तो और वो वैसे भी थोड़ा रिस्की एंड रहता है, तो वहाँ सोच समझ के चलिए। अभी लार्ज कैप में मुझे अभी तो कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा है। लार्ज कैप में इतना खतरा नजर नहीं आ रहा है। चलिए एक बार जरा निफ्टी का वो मैं सफर देख रहा था, 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो हुआ, एक बार जरा वो ग्राफिक वापस शुरू से प्ले करिए तो उसमें दिखाई देगा। ये ऑब्वियसली जो नया हाई हमने लगाया है ये 20 जुलाई के बाद लगाया है, लेकिन आप अगर उससे पहले का मूव देखेंगे, उससे पहले निफ्टी 5,000 था 2007 में हजदा, 10,000 पाने में हमको 10 साल लगे ऑब्वियसली तब, और आपके 5,000 में फ़र्क है क्योंकि परसेंटेज फ़र्क 5,000 से 10,000 में डबल हो गए आप। 10,000 से 15,000 में वो परसेंटेज कम हुआ, 4 साल लगे। 15,000 से 20,000 2023 में ही आ गए हम। इस हिसाब से 2024 में ही शायद 25,000 आ जाना चाहिए, या गुरमीत 2023 में तैयारी है 25,000 का लाने की? अनुज, आपके मुंह में छोले भटूरे अगर ऐसा होता है तो लेकिन जैसे देवीना मैम ने और निलेश सर ने भी बोला कि जैसे हम जब भी शतक मारते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या एक माइलस्टोन अचीव करते हैं तो फ्रेश गार्ड लेते हैं और कैरीड अवे नहीं होते हैं। तो ये माइलस्टोन्स बहुत सारे आएंगे इस मार्केट में लॉन्ग टर्म में, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है। और ये मैं बोल चुका हूँ कि ये बेस्ट डेकेड है इंडिया का। हम शायद लकी हैं, जो भी इन्वेस्टर्स अपने मिड 30s में हैं, 40s में हैं, उनके पास सरप्लस है और वो लकी हैं। ये हम दौर देख रहे हैं इकोनॉमी का, वेरियस माइलस्टोन्स का। बस थोड़ा सा जैसा है रीबैलेंसिंग की जरूरत है, कैरीड अवे नहीं होना है, रिस्क रिवॉर्ड को वापस से मेजर करना है। और जो ग्लैमरस थीम्स हैं बहुत सारी, जो जैसे 2021 में स्पेशलिटी केमिकल थी, फिर आईटी रहा, आजकल डिफेंस और रेलवे कैपेक्स है और शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, ये यहाँ पे जो ग्लैमरस थीम्स है वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए। और बहुत सारी स्टॉक टिप्स आना शुरू हो जाती हैं व्हाट्सएप पे, अब ये ले लीजिए, मैं डबल हो गया है, ये जब सिचुएशन आती है तो थोड़ा सा आपको मेजर्ड होना चाहिए, सा मेजर रहे। और ग्लैमरस थीम्स अब तक चल चुकी हैं, इसीलिए इतने रिटर्न्स बने हैं। लेकिन सवाल यही है अब यहाँ से चलेगा क्या, उस पर आएंगे। प्रकाश दीवान भी हमारे साथ है। प्रकाश, आफ्टरनून। ये सवाल का जवाब अगर आप ही दें, 20,000 पर आ गए हैं, बधाई हो आपको। सही मायने में कई सारे स्टॉक्स, कई सारे थीम्स में पैसा बना है, लेकिन अब यहाँ से आगे अगर गाड़ी बढ़नी है तो पैसा कहाँ बनेगा? तो आपको भी बताइए आई थिंक एक चीज हमें याद रखिए कि 20,000 का आंकड़ा एक स्टैटिस्टिकल माइलस्टोन है। कंपनीज के परफॉर्मेंस, कंपनीज के भाव, उसके डिमांड, ये सब चीजें थोड़ी सेंटिमेंटली इम्पैक्ट करेगी, बट फंडामेंटली कोई चेंज नहीं होगा। मुझे जो 2 चीज कहनी है, और वो बहुत मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया में कम्युनिकेशन घूम रहा है उसके हिसाब से, कि एक तो फोमो बहुत ज्यादा हो जाता है जब लोग माइलस्टोन देखते हैं और कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, और दूसरा एक फोमे है विच इज फियर ऑफ मेड इनफ, उसपे जल्दी निकल भी जाते हैं कि अब 20,000 हो गया निफ्टी, अब क्या बचा है, मतलब अब क्या होगा, अब तो करेक्शन आएगा। तो दोनों साइड के दोनों पहलू दिखते हैं लोगों को। तो उसकी बजाय जैसे गुरमीत ने बहुत सही कहा कि ये जो फैंसी सेक्टर्स है या थीम्स है, उसमें थोड़ा सा एंट्री लेने से पहले इवैल्यूएट करिए कि आपके पास स्टेइंग पावर कितनी है, और अब वही स्टॉक्स लेने हैं
जहाँ पे आप ड्रॉ डाउन यानी गिरावट अगर आती है तो वो झेल सकते हैं। तो जैसे अनुज हर बार समझाते रहते हैं कि पोर्टफोलियो इस टाइप के मौके होते हैं कि पोर्टफोलियो इस टाइप का मूव जो मार्केट में होता है, तो पोर्टफोलियो से जो थोड़े से वीक स्टॉक्स है उनको वीड आउट करके आप अपने पोर्टफोलियो की ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो थीम जो मुझे समझ आ रहे हैं आगे चल के चलेंगे, उसमें पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब रेलवे में G20 के बाद डोमेस्टिक पे इंटरनेशनल एंगल भी आ गया है, तो ये चलेंगे स्टॉक थीम्स तो बहुत बढ़िया सब चलेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म थीम्स है, इसमें कोई चीज भी शॉर्ट टर्म नहीं है। बट फैंसी इसमें डोंट गेट कैरिड अवे एज एवरीबडी, और पोर्टफोलियो की अपनी हेल्थ पे ज्यादा गौर करें, आपकी रिस्क टॉलरेंस पे ज्यादा गौर करें कि यहाँ से अगर 25-30% कोई चीज गिरती है तो वो आपके लिए वो नहीं होना चाहिए कि सारा पोर्टफोलियो कल लड़खड़ा गया और आपने लेवरेज लिया हुआ था और स्ट्रेस पड़ जाए। वो पैनिक ना हो, ये सोच के आप जो भी ले रहे हो अब ले। आपके हिसाब से इस समय क्या मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आसान होता है एक्चुअली इन लेवल्स पर या इस एक्सूबरेंस में मिस्टेक्स करना? देवीना जी सुन रही हैं आप मुझे? नहीं, थोड़ा आपका मिस हो गया था क्वेश्चन, एक्चुअली मैं बाहर हूँ, तो एक बार रिपीट करिएगा। पूछ रहा था कि इन लेवल्स पर क्या मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इजी होता है इन लेवल्स पर या ऐसे एक्सूबरेंस में कुछ गलतियां करना मार्केट में। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप में आप थोड़ा सावधानी बरतिए। जहाँ तक सेक्टर का प्रश्न है, जो सेक्टर अभी भी अच्छे लगते हैं हमको, एक तो मैं लगभग 2 साल से बात कर रही हूँ कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी की, उसके अलावा इस साल ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा और थोड़ा चुने हुए कंस्ट्रक्शन में और आईटी में, तो ये नाम तो अभी भी अच्छे लगते हैं। बैंक में हमने थोड़ा कट किया है, थोड़ी कटौती की है जो हम लोग का निवेश था। पर जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप ब्रॉड इंडेक्स लेवल पर देखें तो लार्ज कैप में बहुत अधिक कोई ऐसा खतरे वाली बात नहीं रहती है। अभी भी वो लगता है कि अगर आप बाजार में निवेशित नहीं रहते हैं तो वो आप अभी भी आप मूव मिस कर सकते हैं, अभी भी वही स्थिति है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जरूरी नहीं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में भी वही स्थिति हो, वहां पर आपको सोच समझ के रहना है। और दूसरा, जो आपके कई पैनलिस्ट ने कहा कि अब जो स्टॉक टिप्स आते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम और ये सब, और शायद टीवी पर भी, सोच समझ कर करिए। ऐसा नहीं कि वो फोमो फीलिंग में, मैंने ये भी देखा कि म्यूचुअल फंड में भी इधर सारे फ्लोज स्मॉल कैप की तरफ आए हैं, वो सब थोड़ा खतरे की घंटी है। भले ही हम 20,000 का जश्न मना रहे हैं, त्योहारी सीजन की भी शुरुआत अब देखिए 20,000 के साथ ही होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए और संभल कर चलने के लिए भी ये सही समय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, कांग्रेचुलेशंस आप सभी को इस नए शिखर पर जो बाजार पहुंचा है और यहाँ पर जो अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। अक्रॉस द बोर्ड तेजी बनती हुई। अब मिड कैप इंडेक्स मुझे लग रहा है 500 पॉइंट की बढ़त की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक में तो तेजी है ही। 20,000 तो हो गया अनुज, अब इमीडिएट नियर फ्यूचर तो 20,500 आप कह रहे हैं, लेकिन वो अप्रोच क्या रहेगी? क्या वो पलक झपकते ही हो जाएगा? क्योंकि एक हफ्ते में हमने देखा है फटाफट, मेरे ख्याल में पिछले फ्राइडे किसी को आभास भी नहीं होगा, बिल्कुल सोचा नहीं होगा कि आज हम सोमवार को 20,000 पर बैठे होंगे। पिछले फ्राइडे बिल्कुल, मैं खुद कहूंगा, जो हालांकि मेरा भी एक व्यू था कि हम 20,500 हिट करेंगे, इतनी जल्दी कर देंगे ये नहीं पता था। ये इसके लिए ना मार्केट में क्या होता है ना हर्षदा, आपको हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ रहना चाहिए। एक बार आपने मार्केट का एक ट्रेंड पकड़ लिया, और अगर ट्रेंडिंग मार्केट में आपने एक बार ट्रेंड पकड़ लिया, उसके बाद उसको छोड़िए मत। अगर आपने वो पूरा अगस्त इतना पेन झेला था, उसके बाद वो क्लियर कब हो गया था? फ्राइडे को मार्केट डे हाई पर बंद हुआ, उसके बाद अगले दिन मंडे को मार्केट डे हाई पर बंद हुआ, और जिसमें वो पहले नीचे आया फिर ऊपर गया। उसके बाद लगातार आपने 2-3 दिन देखे होंगे कि जो हम लगातार बात कर रहे कि नीचे आ रहा था और फिर रिकवरी दिखा रहा था 100 पॉइंट की, और क्लोज हो रहा था हाईएस्ट पॉइंट पर। एक बार मार्केट वो ट्रेंड दिखाना शुरू करता है, उसके बाद तो मार्केट इंट्राडे डिप देना ही बंद कर देता है। आज पूरे दिन मार्केट ने आपको इंट्राडे डिप नहीं दी। आज पैसा किसका बना? आज पैसा उसका बना जिसने पिछले हफ्ते कैरी किया, और फ्राइडे को कैरी करने में हिम्मत चाहिए, क्योंकि वीकेंड पे अगर आप कैरी कर रहे हैं, वीकेंड पे कोई भी न्यूज आ सकती है। लेकिन इतना ट्रस्ट आपको मार्केट पे होना चाहिए, इतना ट्रस्ट आपको ट्रेंड पे होना चाहिए कि अगर
ट्रेंड के अगेंस्ट भी मार्केट चला गया, ट्रेंड के अगेंस्ट भी मार्केट ने ओपनिंग दिखा दी, तो भी वो वापस ऊपर आएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस आपको था मार्केट के ऊपर, तो मार्केट ने आपको ड्यूली रिवॉर्ड किया। अब यहां से क्या, यहां से मैं फिर बोल रहा हूं, अब यहां से बैंक निफ्टी पर फोकस करिए। एक और चीज देखिए, निफ्टी 20,000 पर सस्टेन कर रहा है, हल्की सी भी प्रॉफिट टेकिंग नहीं आई मार्केट में, जबकि इंट्राडे मूव्स में नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। अगर तो गैप अप के साथ आती तो फिर भी नहीं आता, लेकिन इंट्राडे में 20,000 पर आया और मार्केट ने एक बार भी 50-60 पॉइंट की रैली वो डिक्लाइन नहीं दिखाई। मतलब अब ये मार्केट तैयार है 20,500 हिट करने के लिए। और मैं एक चीज और बोल रहा हूं, 21,000 पॉसिबल है आपको मार्केट में, फिर से बहुत अपने आप वर्ड्स को तोलकर बोलता हूं, 21,000 पॉसिबल है मार्केट आपको दिवाली से पहले ही दिखा दे। पॉसिबल है। दिवाली वाला टारगेट आ रहा है या फिर दिवाली में थोड़ा सा नरमी देखने को नहीं, मार्केट करने पे एक और मार्केट मोड में आता है, उसमें मार्केट कुछ भी कर लेता है। एक और बात बताऊं मैं, निफ्टी पर हम एक्चुअली चले भी नहीं है बहुत ज्यादा। अगर आप निफ्टी देखेंगे ना, प्योर निफ्टी देखेंगे, तो निफ्टी पर हम कोई बहुत ज्यादा नहीं चले। मिड कैप और स्मॉल कैप ने थोड़ा बिगाड़ दिया लोगों को, वहां पर थोड़ी सी पागलपंती हो रही है। नीलेश भाई कहते हैं ना, गधे घोड़े सब दौड़ रहे हैं, वो हो रहा है। घोड़े तो दौड़े ही नहीं है अभी तो गधे ही दौड़े हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए मार्केट में, घोड़ों ने चलना शुरू किया है अभी तो। ये मतलब आप अभी तो चेतक ने दौड़ना भी शुरू नहीं किया। चेतक दौड़ेगा तो फिर कहां तक जाएगा ये। एनीवे, जो एक स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला जी भी कहते थे कि मार्केट में एक बार आप बुलिश हो जाओ इंडिया के ऊपर, और एक चीज हमने कहा, 20 साल की कंपाउंडिंग जो रही है निफ्टी की, अगर वो 20 साल तक रहेगी तो हम तो 4 लाख की निफ्टी की बात कर रहे हैं। ये 20,000, 21,000, 22,000 ये सब माइलस्टोन आते रहेंगे बीच में। और इसके लिए अब आपको ना छोटी करेक्शन से नहीं डरना है। अगर आप इंडियन इक्विटी में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको छोटी करेक्शन से नहीं डरना है। छोटी करेक्शन में आपको बाय करना है। विदु, बेसिकली छाती ठोक कर तेजी करने वाला यह मार्केट आ गया है, सिग्नल मिल गया है 20,000 का। बिल्कुल, 6 दिन में क्या क्या नहीं हुआ हर्षता यहाँ पे। और इवन विदाउट मतलब FIs का रत्ती भर कैश नहीं था, और इस पूरे 7 दिन में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में सिर्फ उन्होंने शॉर्ट कवर करी, सिर्फ शॉर्ट कवर करी, जो कि उन्होंने अगस्त में डाली थी और जो रोल की थी इस सीरीज के लिए। बाकी कैश सारा DIs का था और रिटेल का था। खैर, अब एक काम करते हैं, BTST ट्रेड्स ले लेते हैं और 20,000 को अपने साथ हम शायद अब सिक्योर करके ले जाएंगे। याद रखिएगा, 20,000 को हम सिक्योर करके ले जा रहे हैं अपने साथ। एज ऑफ नाउ 20,000 आपकी स्क्रीन पे है। मारुति, एक और स्टॉक जिसको शायद थोड़ा सा आपको आज नमन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। हालांकि याद रखिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंशियल नहीं है। लास्ट ईयर ही इसने 10,000 छुआ था, लास्ट ईयर 2018 में। आज सुबह सुबह CNBC से आवाज की कॉल में शुमार था ये। BTST का क्रम शुरू करते हैं। मानस, आप क्या कैरी करेंगे बताइए कल के लिए? देखिए, कल के लिए ICICI बैंक में खरीदारी करके जाएंगे। ICICI बैंक के अगर आप पैटर्न देखिए तो अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बना लिया है और अब यहाँ से एक शार्प अप देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेशन जोन के अपर बैंड को स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। तो ICICI बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, जो कि 981 के आसपास चल रहा है। उस फ्यूचर में खरीदारी करिए। 974 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ BTST के हिसाब से 995 के टारगेट सेट करने हैं। ICICI बैंक, शिल्पा जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी, मैं कैरी करूंगी यहाँ पे इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट अटेम्प्ट है। यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 1454 पे, स्टॉप लॉस 1430 का और टारगेट्स ऑफ 1480 to 1500। बैंक में एक मोमेंटम। गावा सर, आपका ट्रेड क्या है? गावा सर, आपका ट्रेड? हाँ जी, स्टॉक मैंने चुना है वही जो मैंने फ्राइडे को दिया था, BTST। वो था रिलायंस, टारगेट था 2,500। आज भी 2,500 टारगेट वैलिड है, लेकिन स्टॉप लॉस बढ़ा दिया मैंने। स्टॉप लॉस है 2462 रिलायंस। आज G20 हो ही गया। एक्चुअली ये G20 का भी आप कह सकते हैं तड़का कि 20,000 वाला मार्क हमने कर लिया है हासिल। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, कोइंसिडेंटली ICICI बैंक ही है, उसी को रिएटरेट करेंगे हम भी। मुझे लगता है 1000 का टारगेट यहाँ पे क्लियर कट एक आइडेंटिफाई हुआ है। क्लियर ब्रेकआउट है आज 975 के ऊपर। 982 फ्यूचर में चल रहा है। 975 का स्टॉप लॉस रखे, लॉन्ग करे, टारगेट 1000। ICICI बैंक 979 पे और 2 बार ये ट्रेड्स पर शुमार हो चुका है, याद रखिएगा। और ICICI बैंक, आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पैनल्स ने चॉइस करी ICICI बैंक, एक बात अच्छी है कि एक डिफरेंशियल वर्सेस प्रीवियस हाई काफ़ी मेंटेन कर रहा है और एक ताज़ा तरीन ब्रेकआउट लोअर एजेस में इस स्टॉक में आया है। शरद, आपके कैरी करना चाहेंगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इस पूरे वीक के लिए, जहां पे आपको एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी नजर? आई थिंक
शरद नहीं है हमारे साथ। एक काम करते हैं, राजेश पालवे जी की कॉल बाकी है अभी, उसको ले लेते हैं। राजेश जी, आपके पिक करेंगे कल के लिए ट्यूसडे को? तो वीरेन जी, टू व्हीलर स्पेस से बजाज ऑटो को कैरी करेंगे। बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से डे हाई की तरफ स्टॉक बंद होते हुए दिख रहा है। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में एक मोमेंटम है। बजाज ऑटो के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए 4860 4870 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 4760 के आसपास। चलिए, तो ये इस समय की कॉल्स। एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा अब क्योंकि हमने 20,000 का आंकड़ा हिट किया है, एक बार जरा सुमित ने जो रिसर्च की है उसको विजिट करते हैं और चलते हैं सुमित के पास और जानते हैं कि किस तरीके के नंबर्स रहे हैं। करते हैं उसको थोड़ी देर में। उससे पहले कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एक बार जरा स्टॉक्स लेकर आइए आप, जिस समय फ्रेश इंट्राडे हाइज लगा रहे हैं उसमें। हाँ, 450 के लेवल्स आ चुके हैं इस काउंटर में और मोमेंटम तो इसमें रहा ही है। और हमारे जानकार कह भी रहे थे कि एफएमसीजी प्लेस पे आप ध्यान दीजिएगा, रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए ट्रेड्स पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया मूव इसमें बनता हुआ। निचले लेवल से देखिए नेस्ले की चाल और मजबूत होती हुई देखने को मिली है। एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक के सारे ट्रेड्स हैं। पूरा कंजम्पशन बास्केट है, पूरा कंजम्पशन बास्केट बिल्कुल। देखिए, अच्छा एक और चीज, एक और फैक्टर इस पर अब आपको फोकस करना है। यहाँ से मुझे लग रहा है, यहाँ से अब आपको आईटी तो खैर चल ही रहा है, इसका मतलब नहीं कि आईटी चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब आउट परफॉर्म करना शुरू करेंगे एक एक करके। और देखिए ऑटोज, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, सभी के सभी स्टॉक्स इस समय डे हाई पर। एस्ट्रल, ये जो होम इंप्रूवमेंट थीम है वहां पर डे हाई पर। आप टाटा कंज्यूमर, आईटीसी जो आपने बोला, ये मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी थीम, ब्रिटानिया, पूरी की पूरी कंजम्पशन थीम जो है अब यहाँ से आउट परफॉर्म करने वाली है। हर्षिता जी हाँ, एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ इधर देखने को मिला है। मीरू, कोई ऐसा स्टॉक जो आप हाईलाइट करना चाहे जहां पर वायदे बाजार में भी जमकर पोजीशंस कैरी की जा रही हैं, अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है? हर्षिता, मेरे ख्याल से पूरा बाजार दो स्टॉक्स पे जो फोकस कर रहा है, एक जिसका नाम मैं शायद डिस्क्लेमर के साथ लूं, जो मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी कहा था, रिलायंस, लेकिन उससे भी ज्यादा बेटर पोजीशन में वो है रिलायंस, ये आईसीआईसीआई बैंक। दोनों ही स्टॉक। और एक बात है हर्षिता, इस कार्यक्रम की शुरुआत में रिलायंस का भाव था करीब 2469 2476 पे। 24 अगस्त को जिस रेंज से ब्रेकडाउन हुआ था 2480 से, एग्जैक्टली उसी को स्ट्राइक कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये दो स्टॉक्स सबसे सब्सटेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑप्शन और फ्यूचर्स की और मेरे ख्याल से टेक्निकल प्रॉपर्टीज लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल से फ्रंट लाइन स्पेस में हर्षिता ये दो स्टॉक्स। हर्षिता, जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे गाबा साहब भी मेंशन कर रहे थे, 2500 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ 1.1% ऊपर, वहां पर दिग्गजों का ही बोलबाला है। और यहां से अब तक मिड कैप्स ने दरअसल कमान अपने नाम की हुई थी तेजी की। जानकार कह रहे हैं 20,000 पर जो हम आ गए हैं, अब यहां से थोड़ा सा फोकस दिग्गजों पर आता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप्स में तो पैसा बना है, अब जो असली नस्ल के घोड़े हैं वो भागते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब आपको वॉल पर दिखाते हैं 20,000 की ये तस्वीर और कहां पर कितना एक्शन आज क्लोजिंग पर बनता दिखाई दे रहा है। तो एकदम डे हाई पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 185 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक 450 अंकों की तेजी पर आ चुका है। और आप गौर करें, निफ्टी आईटी जैसा इंडेक्स भी करीब 200 पॉइंट से ज्यादा के गेंस पर ट्रेड करता हुआ। आज क्या पावर, क्या एफएमसीजी, क्या ऑटो कंपनियां चौतरफा खरीदारी बनती दिखाई दी है, जो हम रिकॉर्ड हाईस पर ट्रेड करते दिखाई दिए हैं। एफएमसीजी इंडेक्स 486 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल रही है। ऑटो इंडेक्स में 277 अंकों का इजाफा। आईटी हमने देख लिया, वहां पर तेजी। पावर स्टॉक्स भी देखेंगे, फार्मा में थोड़ी बहुत खरीदारी बनती दिखाई दी है। तो ये इनफैक्ट एक बड़ी और अलग अलग थीम्स बनी है तेजी की। देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक की हाल, जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम, 1% के गेन्स स्टॉक में बनते दिखाई दिए हैं। एचडीएफसी बैंक तेजी का हिस्सा बना है। एक्सिस जहां पर 2-2.5% ऊपर है। एचडीएफसी में हमने देखा था 0.75% तक के गेंद से 0.56% की तेजी पर आकर कारोबार करता हुआ। आईटीसी में वो अचानक लास्ट 10 मिनट्स में हमने देखी अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी। इन स्टॉक्स में जोश देखने को मिला है। मिड कैप साइड पर भी आप गौर करें, रेलवे से जुड़ी हुई सभी कंपनियां, प्राज इंडस्ट्री जैसे काउंटर्स, इंडिया ग्लाइकोल जैसे काउंटर्स, सभी वो स्टॉक्स, चीनी कंपनियां जो दरअसल अपनी एथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही हैं, वो एक थीम थी जो बड़ा टेक अवे ऑफ कोर्स हमने G20 से पकड़ा। और अब पावर कंपनियों का भी जोश बढ़ता हुआ। कुछ देर पहले ही हम पावर ग्रिड की बात कर रहे थे, जो लक्ष्मण रॉय आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए थे, वो भी एक काउंटर थंपिंग तेजी दिखा रहा है 2-2.25% ऊपर। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, पूरी की पूरी स्क्रीन आपको
हरे में दिखाई देगी। 3-4 काउंटर्स हैं जहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली, लेकिन बड़े दिनों बाद इस तरह की रौनक, इस तरह की चहक मार्केट्स में देखने को मिली है। अदानी पोर्ट की दोनों कंपनियां 7% ऊपर। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस में हमने देखा है 2612 के लेवल्स देखने को मिले हैं, 3.5% ऊपर। एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर। एसबीआई में 1.25% का इजाफा। वहां आपका आईसीआईसीआई बैंक भी चलता हुआ दिखाई दिया, करीब 1.25% तक के गेन्स इसमें देखने को मिले। और एचडीएफसी की भी हम जिक्र कर ही रहे थे। अपोलो हॉस्पिटल्स हो, मारुति हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, टाटा मोटर्स हो, चौतरफा खरीदारी देखी गई है। और ऑफ कोर्स इस पूरी तेजी में एफएमसीजी काउंटर्स में भी बढ़िया मूव्स। नेस्ले, आईटीसी, एचयूएल जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी आज के दिन बनती दिखाई दी है। हल्की सी मुनाफा वसूली कोल इंडिया, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स, एलएनटी जैसे काउंटर्स में देखने को मिली, लेकिन वो ठीक है। और एक ऐतिहासिक दिन 20,000 के लेवल को आज ही छुआ और आज ही हम 20,000 के आसपास या फिर उसके ऊपर एक क्लोज दिखा रहे हैं। एक शानदार सत्र, और इस सत्र की तैयारी दरअसल पिछले एक हफ्ते से चल रही थी, जहां पर हर रोज मार्केट नई ऊंचाइयों की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और हर रोज अपने डे हाई के ऊपर ही या आसपास ही क्लोज दिखा रहा था। चलिए आपके लिए अब ये मार्केट का हाल हुआ। फटाफट से आशीष और नीरज के बीच जो मुकाबला आज का रहा है उसका भी रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा कि वहां पर किस तरह के स्टॉक्स में तेजी बनती दिखाई दी। तो कुछ तेजी और कुछ मंदी वाले काउंटर्स आइडेंटिफाई हुए थे। एचजेवीएन 20% के अपर सर्किट पर, अदानी पोर्ट 7% ऊपर। मंदी की तरफ कॉफी डे और शाम मेटालिक्स जैसे काउंटर्स आशीष ने आपको सुबह में परख के बताए थे। नीरज ने सभी तेजी वाले काउंटर्स पकड़े। इनका जेएसडब्ल्यू एनर्जी 9% भागा, अपोलो हॉस्पिटल में 2.25% के गेंस रहे। एचसीएल टेक और कैप्टन पाइप जैसे काउंटर्स में हल्का सा इजाफा। लेकिन आज का दिन क्लियरली दिग्गजों के नाम ही है, क्योंकि यहाँ पर ही हमने देखा है सबसे बड़ा एक्शन और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड बनता हुआ। और 20,000 के ऊपर हम पहुंचे जरूर। क्लोजिंग पर वो एडजस्टेड फिगर आपको 19,996 के आसपास आता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक शानदार सत्र, बहुत शानदार सत्र। और मुझे लग रहा है कि अभी तो ऐसे शानदार सत्र आपको और देखने को मिलेंगे हर जगह। और 20,500 तो मैं जो इस सीरीज में टारगेट लेके चल रहा हूँ, मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ उस पर कि 20,500 आपको इसी सीरीज में देखने को मिलेगा। और अब बाकी का बचा कुचा काम शायद बैंक निफ्टी करे। 1000 पॉइंट दूर रहेगा बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से। कल से हम तैयारी करेंगे बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई। वीरो जी हाँ, तो 20,000 से आखिर पर्दा हट ही गया। श्रीलंका में अभी भी पिच के ऊपर पर्दा है, यानी कर्व्स पड़े हुए हैं। देखते हैं मैच होगा कि नहीं होगा। लेकिन कल यानी मंगलवार को सुबह 6:57 पर मुनाफे की तैयारी लेकर हर्ष टाइम में आशीष नीरज जी उपस्थित होंगे। उसके बाद 7:57 पर मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार और एंजॉय 20,000।